अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज खान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर्स के हवाले से। तो भाई जब भी लफ्ज़ ओरल जो है वो आ जाता है तो उससे आप समझ जाएं कि माउथ के अराउंड और थ्रोट के अराउंड जो चीज़ें हैं वो उनसे रिलेटेड है। तो आज हम उन्हीं कैंसर्स के बारे में बात करें, क्या चीज़ें हैं जो इस कैंसर को बढ़ा सकती हैं, किस किस्म के एक्ट्स हैं जो कि आप या क्या सिम्टम्स हैं जो कि आप पहचान ले तो आप अपने लिए डैमेज कम कर सकते हैं, किस तरह के डॉक्टर के पास जाना है, किस तरह की ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आज हम सारी बातें उस हवाले से करेंगे और क्या क्या ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जिनको आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए जो कि इसकी प्री डिस्पोजिशन या इसका रिस्क बढ़ाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसी हवाले से इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आज अपने गेस्ट पैनल को। तो जी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शब्बीर हुसैन ने जो कि क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उसी के साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर ने जो कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आकिल ने जो कि प्लास्टिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का शो पर आने का। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल से शुरू करते हैं कि ये कैंसर्स किस तरह से डेवलप होते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शब्बीर मेरा सवाल आपसे होगा कि ये जो तीनों मैंने डिफरेंट फील्ड्स जैसे बताई हैं, डॉक्टर्स की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ बताई हैं, इनमें फ़र्क क्या है? क्योंकि हमारी शायद आवाम को फ़र्क नहीं पता हो या किसी लेमैन को फ़र्क नहीं पता होगा। तीनों स्पेशलिटीज़ जो है ओरल कैंसर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरा काम तो ऑब्वियसली सबसे एंड में ही आता है क्योंकि कैंसर की डायग्नोसिस के बाद जो डायग्नोसिस होती है उसके बाद सबसे पहले पेशेंट सर्जन्स के पास ही जाता है। तो सर्जन में हमारे पास ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं, उनके पास जाता है। तो उसमें ये होता है कि डायग्नोसिस और तशख़ीस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को समझ में आए कि उसकी तकलीफ़ क्या है। यही जिस तरह से उन्होंने बात की कि तंबाकू नोशी जिसको हम स्मोकलेस टोबैको कहते हैं और बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है लोकल मार्केट में, उनकी वजह से जो हमारे पास मुंह के छाले आ जाते हैं, अल्सर्स आ जाते हैं, वो कभी बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि लॉन्ग टाइम तक रहने वाला कोई अल्सर हो और जो लोकल दवाइयों से सही ना हो। तो उसके बाद मरीज़ को चाहिए ऑब्वियसली कि तशख़ीस के लिए किसी सर्जन के पास जाए जिसमें ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर गजनफर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो लोगों का आपके पास आना है। तो क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि वो मुंह के अराउंड देख सकें? कभी कभार ऐसे भी होता है एज के साथ लोगों के माउथ अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि फिर लंबा अरसा चल रहे होते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन से सही हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करना चाहिए माउथ अल्सर्स में? देखिए अल्सर्स की जो ओरल कैविटी में बहुत सारे रीज़न्स हैं। हर अल्सर जो है वो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन एक अल्सर के जो एक ही जगह पर हो और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, हील नहीं कर रहा हो, वो अल्सर जो है बेसिकली वरिंग है। उसको जो है वो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये दिखने में यानी नॉर्मल छालों जैसे ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि पास की सिक्रीशन हो रही हो या कुछ डिफरेंट हो रहा हो? जो सिनिस्टर अल्सर नहीं है, यानी जो ख़तरनाक अल्सर नहीं है, जी। वो जो है उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी, वो सुपरफिशियल होंगे और छोटे बड़े होंगे, आते जाते रहेंगे। लेकिन ये जो ख़तरनाक अल्सर है ये लंबा अरसा रहेगा। सही। और अल्सर और ट्यूमर्स में कोई फ़र्क है? अगर है तो फ़र्क प्लीज़ बताएं। ट्यूमर्स बेसिकली एक वेग टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। जी। उसमें जो है अल्सर भी हो सकता है, उसमें किसी भी किस्म का लम्प्स भी हो सकता है, बम्प्स भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये एक टर्म्स है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। ब्लैंकेट टर्म है। ब्लैंकेट टर्म है। अच्छा डॉक्टर अकील, फिर जैसे कि हमें पता चला कि फ़र्स्ट स्टेप तो है कि आप एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, तो आपका स्टेप किधर आता है बीच में? प्लास्टिक सर्जन का बेसिकली जो काम है वो ये जो बीमारी है इसको हैंडल करने का एक ही तरीका जो है जिसमें जो पूरी दुनिया में एक मुरवज तरीका है वो ये है कि ये टीम वर्क है जिसमें एक पूरी टीम होती है जो काम करती है। असल में जब आप ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ईएनटी सर्जन ये ट्यूमर तशख़ीस करते हैं तो उसके बाद उसको जो अगला अमल है उसको निकालना होता है। निकालने के बाद जो डिफेक्ट या खड्डा या गड्ढा बन जाता है
उसको बनाने का जो काम है वो प्लास्टिक सर्जन का है, क्योंकि अगर उसको बनाएंगे नहीं तो बाद में जो पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे शुआएं लगना होता है या ज़ख़म का भरना होता है, उसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो उसको हल करने का जो तरीक़ेकार अवेलेबल है वो प्लास्टिक सर्जन होता है, जो एज अ टीम काम कर रहा होता है उनके साथ। अच्छा, अगर हम लोग कैंसर के बारे में सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के हवाले से डॉक्टर ग़ज़नफ़र बात करें, तो यहाँ के जब हम सोशली देखते हैं तो यहाँ के लोगों के आदात, यहाँ के लोगों की खाना पीना, उठना बैठना बिल्कुल वेस्ट से डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ कैंसर कितना प्रेवलेंट है और किस किस्म के कैंसर्स प्रेवलेंट हैं और इनकी रूट कॉजेज़ हमें क्या नज़र आती हैं? देखिए, कई सवालात हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कैंसर हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है कि हमारे पास एक्चुअल जो है वो कैंसर की क्या परसेंटेज है, कितनी तादाद में हमारे पास है। लेकिन जो कुछ भी है वो कहते हैं कि 40% अंडररेटेड है, यानी हम जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं उससे 40% कम है। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि इसकी कॉजेज़ जो है वेस्ट के मुकाबले में डिफरेंट है। हमारे पास जो कॉजेज़ हैं वो हैं, ख़ुद अगर हम पाकिस्तान को फिर डिवाइड करें कि साउथ में और नॉर्थ में, तो साउथ में जो कॉजेज़ है हमारे पास वो है पान, छालिया, गुटखा, मैनपुरी, यानी स्मोकिंग या स्मोकलेस जो है टोबैको। तो ये चीज़ें जो है वो वेस्ट में नहीं है। वहाँ पर अल्कोहल है, वहाँ पर सिगरेट है। ये जो है बेसिक डिफरेंस है। सही। और हमारे यहाँ क्योंकि डॉक्टर शबीर, मेरा सवाल आपसे ही होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट इतनी ज़्यादा यानी अप टू द पार नहीं होती कभी कभार, और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जगह इस तरह के कैफ़ेज़ भी खुले हुए होते हैं जहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती। तो क्या उससे हमारी प्री डिस्पोजिशन पे कैंसर की कोई फ़र्क पड़ता है? आप अगर इन मॉडर्न कैफ़ेज़ की बात कर रही हैं जहाँ पे ये स्मोकिंग की जाती है, जिनको हम रेगुलेशन नहीं होती उनके अंदर, ना कोई एज लिमिट है, नहीं, हाँ सही बात है। उस लिहाज से जो है अगर आप कहें तो वो तो स्मोकिंग से ज़्यादा ही डेंजरस, जिसको आप हुक्का या फिर हम वो कहते हैं, जिसका मुझे शीशा जिसको कहते हैं, ऑब्वियसली उसमें तो निकोटीन की तादाद भी कहा जाता है कि ज़्यादा है। लेकिन ये कि स्मोकिंग और वो तकरीबन बराबर ही होता है और उसमें ना ही एज लिमिट की कोई है और ना ये फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आजकल की जितने यंगस्टर्स हैं उनको कुछ समझ में आता नहीं, ऑब्वियसली सब कंफ्यूज्ड हैं। उस लिहाज से ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपर तबका हो, मिडिल तबका हो, लोअर तबका हो, सब ने ये शौक़ पाला हुआ ही होता है जनरली। तो उसमें जो लोअर तबका ज़्यादातर होता है उसमें ये ज़्यादातर जिस तरह से डॉक्टर ग़ज़नफ़र ने बताया, छालिया, पान, गुटखा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि देखें, एक तो हमारे यहाँ सोसाइटी में क्योंकि हम लोग इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो वैसे ही प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा है, लेकिन इसमें यानी डिफरेंट क्लासेस का भी फ़र्क है कि अलग अलग क्लास में अलग अलग कॉज होती है, अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल के लिहाज से है ना। अगर आप अपर क्लास में तो लोग फ़ैशन के तौर पे सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल भी यूज़ होता है ऑब्वियसली। लेकिन ये कि लोअर क्लास में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें, स्मोकिंग उसमें भी होती है लेकिन जो है ना, ये पान, गुटखा, ये सारा कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल की अवाम में ये है कि वो मुंह में रखते साथ ही उसको रख देते हैं और दे डोंट स्पिट इट, बाहर नहीं निकालते उसको। तो वो सबसे ज़्यादा कॉज होता है, लोकल फ्रिक्शन और लॉन्ग टर्म फ्रिक्शन जो मुंह में रही हुई चीज़ों का होता है। डॉक्टर ग़ज़नफ़र, अगर जैसे हम लोग बात करें जनरली अवेयरनेस की, तो हमारे ये भी तो है कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों में होती नहीं है। स्पेसिफ़िक क्लास में अवेयरनेस है तो है, लोअर क्लास में तो पता ही नहीं होता क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गांव देहातों में तो मैंने ये भी सुना है कि बच्चों को भी इसी तरह से पान, छालिया, ये चीज़ें दे देते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो अवेयरनेस बढ़ाने से क्या इसका जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये कम होते हुए नज़र आते हैं? देखिए, बड़ा अहम चीज़ है जो आपने बात की। हम जो आज यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में जो है ना एक सफ़र है। मकसद हमारा यही है कि इस किस्म के जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, उसके ज़रिए से एजुकेशन एंड अवेयरनेस उसको बढ़ाया जाए। और हमारी रिक्वेस्ट भी है ये मीडिया से कि जो है ना वो इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। मैं इसमें एक कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। वो ये है कि ये कैंसर, ओरल कैंसर जो है या जो को मुंह का कैंसर है, वो गरीबों की बीमारी है बेसिकली। और जब गरीबों की बीमारी हो तो इलाज उतना ही मुश्किल और पेचीदा होता है, क्योंकि जब इलाज
में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों तो उस पर बिल्कुल, खर्चा जैसे बहुत कि आप ज़्यादा बता होता रहे हैं है। कि 3 प्रॉपर सर्जन्स की टीम इन्वॉल्व है अगर। सिर्फ ये टीम नहीं है, इसके अलावा इसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, जैसे और उनके अलग-अलग किस्म की जी, थेरेपीज़ भी हैं। जैसे जब एक मरतबा ऑपरेट हो जाता है मरीज़ तो उसके बाद डॉक्टर शबीर के पास जाते हैं, फिर रेडिएशन होती है, उनकी शुआएं लगती हैं या कीमोथेरेपी होती है, तो वो एक अलग सिलसिला है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनकी रिहेबिलिटेशन का इशू होता है कि उनको खाना पीना कैसे सिखाना है, बोल चाल कैसे सिखानी है, ये बात तो अलग है। पर मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि मुंह का कैंसर जो है वो बेसिकली गरीबों की बीमारी है, ये अमीर लोगों की बीमारी अमीर क्लास में कम ही है। और उसका जो सबसे बड़ा सबब है वो सस्ती इंटरटेनमेंट है, वो है मुंह में रखने वाली चीज़ें, पान, गुटखा, छालिया, मावा। ये लोग हमारे पास गरीब के पास ये सस्ता नशा है जो अवेलेबल है और अपने आप को सुकून देने का आसान ज़रिया है। तो यही जब तक इसको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये अब वबा की सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि हमने 14 साल के बच्चियां और बच्चे भी देखे हैं जिनमें मुंह का कैंसर हो चुका है छालियाँ खाने की वजह से। तो ये वबा तभी रुक सकती है जब मीडिया, लोग और डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और इसको रोकें। पान जो मुंह में रखने वाली चीज़ें हैं, नस्वार से लेके तंबाकू तक, उनको रोका नहीं जाएगा तो ये बीमारी रुकेगी, ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, अगर हम सॉरी जी डॉक्टर। तो बात बोली, जी, लेकिन जी, वेस्ट बिल्कुल। के अंदर जो है अगर आप देखें तो ये जो बीमारी है वो आम तौर पे 40 साल के बाद जो है डेवलप होनी चाहिए। डेवलप हो रही होती है। हमारे यहाँ पर क्योंकि ये हैबिट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो है वो उनके लिए ये इंटरटेनमेंट है, तो यहाँ बहुत यंग एज के अंदर भी जो है वो जो पेशेंट अफेक्टेड हो रहे हैं इससे। बिल्कुल, उसी के साथ जी हम लोग अपना ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है इसके बारे में और भी जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा आपको डिटेल्स देते रहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है आपकी ज़िंदगी के लिए, तो प्लीज़ ट्यून इन करके हमारे साथ रहें। लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। आज हम ओरल कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं और वेरियस किस्म के जो आपके मुंह पे माउथ अल्सर हो जाते हैं या छाले हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं किसी तरीके के, उनको हम ओरल कैंसर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता आप किसी ओरल कैंसर के या किसी ऐसे ट्यूमर के मरीज़ बन रहे हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, जो कि जा ही नहीं रहा है, तो किस तरीके से आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, सारी वो डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। उसी के हवाले से हम अपना प्रोग्राम, अपनी डिस्कशन और गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कैंसर के सबसे पहले असबाब या रीज़न्स इनके अलावा और भी कोई बनता है या क्या बनता है, थोड़ा उन पे भी एवेल्यूएट करें, ताकि एक ऐसी चीज़ जो घर पे आप देख रहे हो, कोई ऐसी हैबिट है, कोई घर वाले को ये समझ आए कि हाँ हमारे घर पे ये प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसको वहीं रोक दें, क्योंकि रूट कॉज पे चीज़ों को स्टॉप करना बड़ा ज़रूरी है। जी डॉक्टर खज़न साहब। देखिए, इसमें ये जो चीज़ें हमने की ये तो ऑब्वियस रीज़न और कॉजेज़ हैं ना, लेकिन उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स है, आपकी जो है ना डाइट है, न्यूट्रिशन है, अच्छा, यानी क्या डाइट का क्या भी लेना डाइट देना का भी रोल है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि जो है ना वो ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से जो है ना सिनेरियो बनता है। ठीक ठीक, बिल्कुल। और कुछ 5% से लेके जिनमें मुंह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, या कुछ ऐसे रीज़न भी हैं जिनका अभी तक हमें पता नहीं चल सका है। चला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी भी किस्म की जो रिसर्च होती है किसी चीज़ के बारे में, वो ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। एक दम से तो ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ को रिसर्च करना शुरू कर तो सारे फैक्टर्स आपको पता चल जाएं। अच्छा डॉक्टर शबीर, उसी के साथ अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करें कि कैंसर के पहले सिम्टम्स, किसी भी माउथ कैंसर के, आपको थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि हमारे लोगों को समझ आए, क्योंकि ये क्या होता है कि वरना लाइटली भी ले लेते हैं आप। तो सबसे पहले सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं और किस तरीके से, चाहे वो एक नॉर्मल ही आपको कोई ट्यूमर या माउथ अल्सर हो रहा हो, आपको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कब आपको एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है?
जिस तरह से डॉक्टर गाजियाफर ने कहा कि 2 वीक्स का एक टाइम पीरियड मिनिमम है उस तरीके से कि छाला जब भी डेवलप हो और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी मेडिसिन से हम स्टार्ट करते हैं और वो सही ना हो रहा हो तो वो हमारे लिए एक क्वेरी होती है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है छाले के अलावा दूसरी भी चीज़ होती है कि मुंह के अंदर अगर ना हो तो मुंह के बाहर की तरफ भी स्किन में कोई स्वेलिंग आ जाए, वो स्वेलिंग एंटीबायोटिक से या कोई दवाओं से सही ना हो तो वो भी एक हमारे लिए तशवीश का बाइस बनती है। वो गुदूद भी हो सकते हैं गर्दन की तरफ या मुंह के ऊपर या स्किन के ऊपर स्वेलिंग भी हो सकती है। वो गुदूद हो या स्वेलिंग हो या मुंह का छाला हो, ये सारे जनरल सिम्टम्स आते हैं और वो जो थोड़ा टाइम तक रहें बग़ैर सही हुए किसी भी दवाओं से, तो वो हमारे लिए तशवीश होती है जो ठीक ना हो सके। अच्छा, मैंने सुना है कि ऐसे भी लगता है कि जब आप निगल रहे हैं तो आपको या कुछ खा रहे हैं तो यहाँ पे थ्रोट पे दर्द महसूस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कॉमनली ये भी सोचा जाता है कि आप खांस रहे हैं, आपकी खांसी में खून आ रहा है, कि ये सभी सिम्टम्स इंक्लूडेड है? खांसी में खून आने का मतलब तो थ्रोट का और ज़्यादातर लंग का मसला होता है। अगर उसमें खांसी में बलगम में खून आ रहा हो तो वो लंग की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन जनरली थ्रोट कैंसर्स में भी उसमें निगलने में तकलीफ़ होना, निगलने में चुभन महसूस होना, दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। वो भी होने को किसी भी किस्म का ट्यूमर हो सकता है। यानी जो टेक होम मैसेज है ना वो ये है कि कोई भी सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, वो ख्वाह कफ हो, टेम्परेचर हो, कोई भी चीज़ हो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो ये अलार्मिंग है। इसका सही। मकसद कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, आप इसको लाइट नहीं ले सकते। बिल्कुल ये मैसेज बिल्कुल। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जैसे डॉक्टर गज़नफ़र ये बार बार जो चीज़ जिस पे ज़ोर है वो ये है कि ये जो ज़ख़म होते हैं इनमें कोई भी दर्द या कभी कभार कोई शिकायत ही नहीं होती बंदे को। बंदा देख लेता है कि थोड़ा सा खून आया, उसने मुंह में देखा कि ज़ख़म बना हुआ है, पर उसमें कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है। और इसका बेस्ट हल जो है वो ये है कि आप किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएं। हमारे पास अच्छे डॉक्टर भी होंगे, पर गली मोहल्ले में जो हमारे पास डॉक्टर बैठे हुए हैं वो मिसलीड करते हैं, बड़ा लंबे अरसे तक उनको चलाते हैं। उसकी वजह से जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं तो वो उसका साइज़ बढ़ जाता है, फिर उसका इलाज उतना ही महंगा हो जाता है। हमारे यहाँ जो एक चीज़ जो जिसकी कमी महसूस होती है ना वो कहते हैं हम CPD यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसमें क्या है कि हम अपने जो GPs हैं या डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स यानी या जनरल डॉक्टर्स हैं फिजिशियंस जो हमारे आम डॉक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंटली जो है वो हम ट्रेनिंग्स पे भेजें और वो ट्रेनिंग के ज़रिए उनकी जो है ना डेवलपमेंट हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। बाहर तो बल्कि इस पे लॉज सेट हुए हुए हैं कि अगर एक नॉर्मल डॉक्टर भी हैं जो MBBS डॉक्टर्स हैं, कुछ अरसे उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही तो फिर जिस हॉस्पिटल में या जिस क्लिनिक में वो काम कर रहे हैं उन पे लाजिम है कि उनको बाहर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है, किसी ट्रेनिंग के लिए जी हाँ, भेजा क्योंकि हमारे पास जो है जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो मैं ये तो नहीं कह रहा हर केस, लेकिन अक्सर केसेस जो है लेट प्रेजेंटेशन करते हैं और उसका मेन रीज़न यही है कि हमारा जो GP या GDP है ना वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सिम्टम जो मैंने सुना है कि ऐसे हो जाता है, वो कहते हैं कि गम्स आपके वीक हो जाते हैं या जड़ें शायद दांतों की वीक हो जाती हैं, दांत लूज़ होने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में कोई दांत के साथ मसाइल हो तो कोई भी इंसान की सबसे पहले ये सोच होती है कि हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास। तो क्या डेंटिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में एटलीस्ट? ये अलहदा डिजीज़ है, इसको हम कहते हैं कि जो है वो गम की डिजीज़ है या पेरियोडोंशियम की डिजीज़ है। अच्छा, और ये ओरल कैंसर्स में आता है? नहीं, ओरल कैंसर नहीं है, ये अलहदा है बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है वो जो गम या जिंजवा या पेरियोडोंशियम है वो वीक हो गया है। दांत आपके सही हैं लेकिन इससे कैंसर का ताल्लुक़ नहीं है, ये अलहदा है बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा, उसी के मैं साथ एक और चीज़ ऐड कर दूं, जैसे कुछ लोग जो नकली दांत लगाते हैं, जी, डेंचर्स लगाते हैं, उसमें भी अगर मुस्तकिल रगड़ लग रही है उस दांत से जो मुंह की अंदरूनी खाल है उसके ऊपर, तो उसके वो भी कैंसर की वजह हो सकता है। अगर वो 3 महीने से ज़्यादा तक रगड़ लगती है तो वो भी एक कैंसर की वजह हो सकती है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको हम कहते हैं कि इल फिटिंग डेंचर्स जो होते हैं वो भी कैंसर की कॉज हो सकते हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं 50 साल या इसके जो आर्टिफिशियल डेंचर्स यूज़ करते हैं तो उनमें भी एक कैंसर की वजह हो सकती है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी ये है कि जैसे ये अगर बेसिक टेक अवे मैसेज जो मुझे आप लोगों का लग रहा है वो ये लग रहा है कि किसी चीज़ से अगर आपके मुंह पे कांस्टेंट इरिटेशन हो रही है, रगड़ लग रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, वो ट्रिगर तो करता फिर है। आप
रिस्क आप पे ज़्यादा है कैंसर हाँ, होने का। यानी अगर दांत है, दांत टूटा हुआ है, शार्प उसकी और वो एजेस है, रगड़ होती हाँ जा रही है। वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इस पूरा जो कैंसर का जो मैकेनिज्म है, इसको ट्रिगर करेगा। और कोई इसमें और ऐसी चीज़ें जो कैंसर को ट्रिगर ज़्यादा करती हैं? जी, आप पहले जैसे अपनी प्लीज़। इसमें ये भी है कि एक बंदा पान खाता है, पान के साथ स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो वो चीज़ें उसको मल्टीप्लाई ज़्यादा हो करती गया, हैं, बिल्कुल। बहुत तेज़ी से उसको फैलाती हैं कि जो प्रोसेस 3 महीने में मुकम्मल होना है वो 1.5 महीने में हो जाएगा। वो इस तरह, जैसे कोई बंदा अल्कोहल शराब यूज़ करता है और उसके साथ स्मोकिंग करता है, कुछ लोग उसके बाद मावा पान ये भी खा रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाती हैं। हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें तो हम ये देख रहे होते हैं कि वालिद भाई को जो फैमिली लेकर आई हुई होती है, इमीडिएट फैमिली जो होती है, वो मरीज़ को कैंसर हो चुका है उसी चीज़ से, और जो 3 बंदे उसके साथ खड़े हैं वो भी वही भी एक्शन मावा और पान खा रहे हैं, वो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये एजुकेशन का जो रोल है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाती है। सबसे परेशानी की बात यह है, उनको हम जब ये बात बताते हैं तो फिर वो वही बात करते हैं कि ये बीमारी जो है अल्लाह ताला की तरफ से आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो जी, एक सबसे अहम चीज़ है कि कैंसर जो है नाकाबिल इलाज नहीं है अगर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो गया। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि कैसे आपने जैसे अभी कुछ नोटिस किया, तो क्या फ़ौरन पहला स्टेप यही है कि आपके पास आएँ, या आप फिर अपने नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाएँ? क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफ़ी टाइम वो आपको टॉपिकल एप्लीकेशन दे देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि आम तौर पे ये मरीज़ जो है वो अपने डेंटिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो अब ये डेंटिस्ट या जीपी जो है उसको अगर अर्ली पिक करता है और अर्ली रेफरल होती है जो है टुवर्ड्स स्पेशलिस्ट, तो वो डिज़ीज़ जो है उसमें उसकी जो है वो ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस का रेट जो है वो 90% 100% हो सकता है। तो ये बहुत अहम है कि कितनी अर्ली आप उसको पिक कर रहे हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे ये उसकी साइज़ जो है 2 सेंटीमीटर से कम है, तो हम डॉक्टर गज़नफ़र ख़ुद अकेले से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसमें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन उसके बाद उनको अगर वो गले में नहीं पहुंचा हुआ और उसके सिर्फ अंदर, माउथ तक, चीक्स हाँ, तक है। वो नीचे नहीं है, तो उसको शाँव की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और उनका जो सर्वाइवल है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि जो मरीज़ आता है तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के पास भी ज़्यादा चला जाता है। जी, वो बिल्कुल। जनरल प्रैक्टिशनर तो चलें, फिर भी एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको कुछ तो पता होता है, लेकिन जनरली ये चले जाते हैं होम्योपैथ्स के पास या हकीम के पास, उन चीज़ों के पास। लेकिन आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तान में ऐसे प्रैक्टिसिंग हकीम हैं या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि हमारे पास कैंसर का इलाज है। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस दें कि नहीं करें, क्योंकि उनको फिर यही होता है कि महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, ये सारे मेडिकल प्रोसीजर्स महंगे होते हैं, ऑल्टरनेट मेडिसिन उनको ज़्यादा आसान या ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए भी लग रही होती है कि इतनी महंगाई नहीं होती उसमें। यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी आवाम 70% से ज़्यादा मिडिल से लोअर तबका होता है, तो वो सस्ती चीज़ों को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं भी है। हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट में कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कम कॉस्ट पे या फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं गरीबों की, तो उस लिहाज से हमें उनकी तरफ अप्रोच करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन या हकीम और होम्योपैथ्स की तरफ जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली वो मिसगाइड करके आपकी डिज़ीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और इस सोच को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हम उनके पास कम से कम ओरल कैंसर्स और ओवरऑल कैंसर्स में भी उनके पास कोई उनका हल जनरली मौजूद नहीं है। हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और अगर पैसों की कमी है तो कैसे ऐसे इदारे के पास जाएं जो आपकी ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकें। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे दो बड़े अहम मसले ना, एक तो यहाँ पे रोल आता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का कि वो इन लोगों को रेगुलेट करे। अगर दूसरा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ना, कि उनसे अगर लोगों को शिफा मिल रही है तो वो अपने केसेस प्रेजेंट करें,
कि भाई हमने ये चीज़ यूज़ की थी और उसकी वजह से ये पेशेंट जो था इसकी हमने डिजीज़ कंट्रोल कर ली, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। असल में देखिए मसला फिर वहाँ पे यही है ना, अवेयरनेस का मसला, थोड़ा बहुत शायद लिटरेसी रेट का मसला, कि जो लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन पे स्पेसिफिकली कैंसर या इस तरह के किसी बड़े डिजीज़ के लिए जाते हैं, वो तो कभी एविडेंस मांगते ही नहीं होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कभी वो कहते होंगे कि आप बताएं, बस वो इसी बात पे कि हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं वो मान लेते होंगे। अच्छा, उसमें मरीज़ की भी सोच का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो हकीम और होम्योपैथ है वो उसको उन ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं ले जा रहा होता है जिनको वो मरीज़ नहीं चाह रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी, इट्स अ मसला है, डरते हैं सब, सर्जरी तो छोड़ दें, बायोप्सी की बात जहाँ आती है, यानी तशख़ीस के लिए टुकड़े का जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए भी लोगों की रिजर्वेशन होती है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो मर्ज़ फैल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हम कांटा चढ़ाएंगे, छुरी चलाएंगे और बायोप्सी करेंगे तो मर्ज़ फैल जाएगा। इस डर से वो हकीम और होम्योपैथ के पास जाते हैं जो बग़ैर बायोप्सी के उनके इलाज कर देते हैं। वो उनकी सोच को भी तस्कीन मिलती है कि हाँ बायोप्सी के बगैर इलाज हो रहा है, हालांकि वो इलाज वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा, जो एक्चुअली हमने ऑब्ज़र्व किया है वो होता क्या है कि वो हकीम भी और होम्योपैथ भी या जो और दूसरे लोग भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि स्टेरॉइड जो है वो हाई पोटेंसी स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हो। और स्टीरॉइड से तो वैसे ही कोई अल्सर होगा तो वो कम तो हो ही जाएगा। इनिशियली क्या होता है कि वो जो लीजन होता है ना वो श्रिंक करता है, या उसके इर्द गिर्द जो इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। हाँ, वो जो इन्फ्लेमेशन और वो जो उसके अराउंड जो है जो स्वेलिंग है वो जब रिड्यूस होती है तो पेशेंट ये समझता है, क्योंकि वो जो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है ना उसमें वो पेन फ्री हो जाता है, तो वो ये समझता है कि ये इस दवा से मुझे फ़ायदा हुआ है, उसका ट्रस्ट उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। सही है ना। और उस चक्कर में जो है ना वो उसके बड़ा नुकसान हो जाता है। अच्छा, जिस तरह और हैरत की बात ये नहीं है कि ये लोग तो चले वो कर रहे हैं, पर इवन मीडिया पे भी अगर आप देखें तो उन लोगों की एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं और आधे आधे घंटे एक एक घंटे के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उनको प्रोमोट भी किया जा रहा है। नहीं, ये तो है। जैसे मैं इतना अगर अपना पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा दूं तो इतना तो मैं मानती हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन आपको मदद ज़रूर करती है आम बीमारियों में, नज़ला खांसी ज़ुकाम है या कुछ ऐसा आम बीमारियों में, फिर भी वो मैंने खुद देखा है कि वो हेल्पफुल है। लेकिन इतनी ये आपका एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना कि डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी बीमारी के लिए आपको करना है, वो ज़रा मुश्किल है। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन तो यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन वक्त आया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और आज हम ओरल कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। उसी के साथ डॉक्टर गज़नफ़र, अगर आप मुझे ये थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कौन से हैं जिनमें आपको आसानी से फैसिलिटी मिल जाएगी इस मर्ज़ की, और फिर प्राइवेट से ज़्यादा तो ज़ाहिर है हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं वो कौन कौन से, क्योंकि अक्सर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सुना ये गया है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पता चला जी वहाँ तो वो फैसिलिटी नहीं है, तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएँ। देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि जहां पे ये सर्विस अवेलेबल है और कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन बहरहाल जहां कहीं भी हैं, मेरे ख़्याल में ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, लोगों को पता है कि जो है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बेसिकली यही है कि जो है ना वो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए आप कोशिश ये करें कि बेस्ट हॉस्पिटल चुनें। नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो अगर वो इनको फंड नहीं करेंगे तो ये इलाज की फैसिलिटी जो है ना वो 60-70% लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये इलाज अच्छा खासा महंगा है। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब तक इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी मुराद उससे ये है कि फुल इलाज, जैसे डॉक्टर गज़नफ़र गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है,
पर वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑपरेट नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एक फुल team रेंज work जो है, हाँ, टीम वर्क और फुल रेंज ऑफ ऑन्कोलॉजी जो है ना, कि जहाँ पे हम एडवांस केसेस जो है ऑपरेट करना चाहें, वो एडवांस केसेस हम ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जो है जी। अवेलेबल नहीं है। और बिल्कुल। मसला ये है कि ये और जो इशू है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स को तो हमने समझा भी है कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए होते हैं, जी, ज़्यादा हर उन पे आदमी लेबल यही ये समझ, लग जाता है ना। इवन काफ़ी जो कारपोरेट हैं वो अपने लोगों को ये फैसिलिटी ही अवेलेबल, प्लास्टिक सर्जरी का जब नाम आ जाता है तो वो ये समझते हैं कि हर प्रोसीजर कॉस्मेटिक होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर शबीर, अगर स्टेजेस की बात करें तो कितनी स्टेजेस होती हैं ओरल कैंसर की, और कौन सी स्टेज पे जाके ये प्रोसीजर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको किसी और को इन्वॉल्व करने की और टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की और प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है? अच्छा, जहाँ तक स्टेजिंग की बात है ओरल कैंसर्स में, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टेज 4 डिजीज़ है तो इसका मतलब अब कोई चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं होता। ओरल कैंसर्स में स्टेज 4 का मतलब तो ये भी होता है कि हम जो मर्ज़ है आपका वो स्किन में या हड्डी में, बोन में इन्वॉल्वमेंट आ गई है, तो उसका मतलब स्टेज 4 होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और फैल गया है और इलाज के काबिल नहीं है। तो स्टेजिंग जिस तरह से ग्लोबली डेवलप की गई है कैंसर की, उसमें स्टेज 4 का ये मतलब होता है। लेकिन ये कि स्टेजेस का ये ज़रूर हमें पता चल जाता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट हो जाएगी। जहाँ पे स्टेज 4 की बात आएगी, जहाँ पे स्किन में और हड्डी में मर्ज़ आ जाती है, वहाँ पे सर्जरी करना और रिकंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर होता है, क्योंकि बोन को या हड्डी को भी निकालना होता है। उसकी रिकंस्ट्रक्शन जिस तरह से डॉक्टर आकिल करते हैं वो मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है। और जहाँ पे कम स्टेजिंग की बात आती है वहाँ पे शायद प्लास्टिक सर्जन का रोल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उसमें ये होता है कि सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन और लेटर ऑन जो आगे की ट्रीटमेंट है जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी होती है वो ज़रा ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है। अच्छा, थोड़ा ये भी आप प्लीज़ इलेबरेट करें कि स्टेजेस 1, 2, 3, 4 अगर हैं तो उसमें विजुअली अगर देखें या फिज़िकली देखें तो क्या चेंजेस होते हैं, या थोड़ी बहुत अगर स्टेज के बारे में एक्सप्लेन कर दें, ताकि यही होता है ना, लोगों को जब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलती है, ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी चीज़ों के लिए। देखिए जितना छोटा लीजन है, अल्सर है या पैच है, जिसको रेड कह दें या वाइट पैच कह दें, इतना ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट सक्सेस के चांसेस जो है वो बेहतर है। जितना लीजन बड़ा होता जाएगा इतना ज़्यादा जो है उसमें वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसमें जो है वो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती जाएंगी और उसका आउटकम भी जो है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से तो डॉक्टर आकिल, आप स्टेज 4 के ड्यूरिंग या स्टेज 3 के ड्यूरिंग ही आपका रोल फिर आता होगा इसके नहीं, अंदर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टेज 4 हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब कैंसर, हमने मुंह को जैसे आम आदमी के लिए मुंह एक सुराख ही है, पर हमने मुंह को कई हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कई हिस्से बनाए हुए हैं। जैसे मुंह की अंदरूनी खाल जो नरम होती है, जिससे थूक बनती है, अगर कैंसर वहाँ पे हो, वो बाहर की खाल की तरफ आ जाए या हड्डी की तरफ चला जाए, तो इसका मकसद हुआ कि ये स्टेज 4 में आ गया। उसका साइज़ कुछ भी हो, अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ आया या जबड़े में हुआ है और ज़ुबान पे आ गया, तो ये स्टेज 4 में आ जाता है। ठीक है, पर इसका मकसद ये नहीं है कि ये इसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज हो सकता है, पर उसमें जो बुनियादी पेचीदगी है वो ये है कि उसके वापस आने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हम कुछ भी कर लें, बना भी लें, जैसे जबड़ा हम निकालते हैं तो हम टांग से हड्डी निकाल के उससे जबड़ा बनाते हैं, जो अगर वैसे आप सामने से देखें और मुंह की बाहर की खाल उसमें इस्तेमाल ना हुई हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस आदमी का जबड़ा बना हुआ है। पर सवाल ये है कि उसके बाद जब स्टेज 4 आ जाती है तो ये कैंसर के वापस आने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, तो मरीज़ को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है जितना उसको होना चाहिए। स्टेज 4 का असल प्रॉब्लम जो मरीज़ के लिए है वो यही है। बाकी ये जो स्टेजिंग है वो बेसिकली डॉक्टर्स के लिए है कि वो उसको फिर प्लानिंग चेंज हो जाती है कि उनको कैसे उसका इलाज का तयन करना है या क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उस चीज़ के लिए। डॉक्टर गज़नफ़र, क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो आप रन करते हैं, जो या तो पेशेंट को कराने पहले चाहिए जब वो आए अपनी जैसे कंप्लेन के साथ आए, तो कौन से टेस्ट? क्योंकि अक्सर ये भी डॉक्टर्स को कहा जाता है कि आप टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं और हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और काफ़ी टेस्ट ज़रूरी नहीं होते, तो कौन से तो बेसिक हैं जो कि करवाने ही पड़ते हैं? देखिए सबसे पहले जो है वो तो जब पेशेंट आपके पास आया, आपने देखा, उसकी हिस्ट्री देखी एग्जामिनेशन से,
अब कोई लीजन आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस है, तो उस लीजन की जो है वो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं टिश्यू डायग्नोसिस की उसका छोटा टुकड़ा लिया जाना ज़रूरी है। उसके बाद ये कि अगर हमारा सस्पिशन हाई है, अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो सिनिस्टर है, तो फिर हम उसका सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई स्कैन भी कर सकते हैं और डिफरेंट टेस्ट हैं जो रन कर सकते हैं। जी ठीक, तो जो यानी ये बेसिक सिचुएशन बेसिक जो टेस्ट है ना वो यही है कि बायोप्सी और सीटी स्कैन होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली जब डॉक्टर देखता है, ईएनटी सर्जन या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या किसी भी डॉक्टर के पास जाए, तो अगर वो सस्पिशन समझे तो बायोप्सी एंड देन सीटी स्कैन, ये बेसिक। अच्छा, ये सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जो हम कर रहे हैं वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो ज़ख़म जो है आया लोकलाइज्ड है, वहीं पर ही महदूद है या spread हो रहा है। हाँ, या उसकी जो टोटल हम उसकी एक्सटेंशन भी देखना चाहते हैं कि वो कितना वसी हो गया है, और फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि आया वो सिर्फ उसी जगह तक है या गर्दन में चला गया है या गर्दन से बियॉन्ड चला गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अब्रॉड के बारे में जैसे बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात करें, तो किसी भी किस्म का कैंसर हो किसी को, तो कीमोथेरेपी के बाद उनकी पीटीएसडी की ट्रीटमेंट यानी पीटीएसडी की थेरेपी उनके साथ चलती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसलिए कि कीमोथेरेपी में एक तो आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंस पे वो आता है, फिर आपका वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कीमोथेरेपी के दौरान उल्टियाँ बहुत आती हैं लोगों को या पेन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह का कोई रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है या साथ साथ कोई साइकोथेरेपी कुछ ऐसी है जो कि कैंसर पेशेंट्स को देनी चाहिए? देखिए, वहाँ वेस्ट में जो है एक मैकमिलन नर्सेज जो है ना, एक उनका पूरा एक जो है सिस्टम है ना। हमारे पास जो है वहाँ स्टेट इन्वॉल्व है। मसलन मैं अगर यूके की बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ जो है जो इंडिविजुअल्स हैं वो ख़ुद जो है पे कर रहे हैं, और एज सच कोई सिस्टम नहीं है इन प्लेस के जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हों कि पेशेंट की रिहैबिलिटेशन में या जो उसको सिम्टम डेवलप हो रहे हैं उसको उससे यानी उसको निकाला जाए। इस तरीके का कोई जो है ना सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन होना चाहिए यानी आई implementation बेसिकली करवाना है, चाहिए। लेकिन यानी हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन ये कि एक्टिव नहीं है। या दूसरा ये कह दें कि जो है ना वो आम आदमी की रीच से आउट, क्योंकि एक्सपेंसिव है। अगर है भी तो जो है एक्सपेंसिव है। वही बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद अवेलेबल होंगे भी ऑब्वियसली, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर हमारी आवाम ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वहाँ तो पे ये ट्रीटमेंट के चीज़ें तो बाद की बिल्कुल, चीज़ ये बर्दाश्त करना superficial उनके हो लिए बहुत जाती है। मुश्किल हो जाती है। ये स्टेट रन होनी चाहिए बेसिकली, जो है ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो आम लोगों के लिए। अच्छा, जब हमने ऑल्टरनेट मेडिसिन की इतनी बात की, तो एक तो होम्योपैथी आ गई हमारे पास, नेचुरोपैथी आ गई। एक चीज़ जो पाकिस्तान में या शायद इस्लामी ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है वो रूहानी इलाज भी है। तो रूहानी इलाज का क्या कोई रोल है इस किस्म के कैंसर्स में? देखिए, रूहानी इलाज के हम अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन दुआ जो है वो आप पहले दवा करेंगे उसके बाद दुआ है, सही है ना। तो ठीक है, रूहानी इलाज का मुमकिन है जो है वो रोल है, हम मुकम्मल तौर पे जो इसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन जो पहले जो बॉक्सेस आपको टिक करने हैं, जो इलाज करवाना है आपने, पहले वो इलाज तो आप करवाएं, उसके बाद जो है वो खुदा भी शिफा देगा, खुदा ने वादा भी किया है। लेकिन बग़ैर इलाज किए हुए शिफा मेरे ख़्याल में जो है वो एक सवाल या निशान है इस पर। अच्छा, जैसे हम लोग बातचीत करें इतनी ज़्यादा, तो सर्जरी में ज़रा डरते हैं लोग। कहीं पे भी जनरली आप बात करें कि भाई कोई आम सा भी प्रोसीजर हो ना, हर्निया का ही प्रोसीजर हो, तो कहते नहीं नहीं हमारी सर्जरी होगी। तो ये फियर क्यों सर्जरी के साथ इतना अटैच्ड है, आप लोग को क्या लगता है? जी डॉक्टर खजन। देखिए, ये बड़ा नेचुरल जो है ना फियर। अगर मैं ख़ुद भी सर्जरी के लिए जाऊँ तो मैं अप्रीहेंसिव होऊंगा, लेकिन जो माहौल है, ऑपरेटर है, सर्जन है, नर्सेज हैं, वो सब दे आर वेल ट्रेंड इसी उसमें कि जो है वो पेशेंट को काम डाउन करेंगी, उसकी नर्व्स जो है उसको हेल्प करेंगी, कंट्रोल करे वो, और पेशेंट को वो चीज़ जो मुश्किल लग रही है वो बहुत आसान करके दिखाएंगी। बहरहाल सर्जरी का जो फियर है वो उसको एलिमिनेट करना जो है वो मुकम्मल तौर पे बहुत मुश्किल होता है। ये एक बाकायदा ट्रेनिंग है, ये जो है ना पूरा जो है काउंसलिंग है। अच्छा, काउंसलिंग का बिल्कुल क्या रोल आता है इसके अंदर? क्योंकि हर इंसान अलग तरीके का होता है। जैसे अब मेरी अगर आप बात करें तो मेरी आदत ये होगी कि अगर कोई मुझे पूरा प्रोसीजर समझा दे, यानी कि उसको कहते हैं हम साइकोलॉजिकल टर्म में रैशनलाइज करना है, मैं हर चीज़ को रैशनलाइज करती हूँ। अगर मुझे समझ आ जाएगा तो मेरा फियर सही हो जाएगा। तो काउंसलिंग किस हद तक जाती है? क्या आप डिफरेंट पेशेंट्स को अलग तरीके से हैंडल करते हैं? जी ऑब्वियसली काउंसलिंग का तो बहुत बड़ा रोल है कैंसर में। जब भी पेशेंट आपके पास इनिशियली भी जब भी आता है तो उसमें भी हमें कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है उनको समझाने के लिए कि वो ट्रीटमेंट पे जाएं।
और उसमें सर्जरी के बाद आगे रेडिएशन जो भी है सारा कुछ प्रोसीजर के लिहाज से हमें एक एक स्टेप भी समझाना पड़ जाता है। लेकिन बात सारी वो आती है कि मरीज़ हमारे पास बहुत हैं, डॉक्टर्स हमारे पास बहुत कम हैं, और उस लिहाज से फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूट्स भी जहाँ पे हर किस्म की कैंसर की ट्रीटमेंट्स हो वो ओवरऑल कम है। उसमें स्टेट रन और गवर्नमेंट प्राइवेट की बात जहाँ पे कर लो, ओवरऑल सब मिला के भी इतने सेंटर्स नहीं है जहाँ पे हम हर किस्म की बातें कर सकें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो सर्जरी के लिहाज से जो खौफ की है उसमें ये है कि इस सर्जरी में थोड़ी एक्सटेंसिव के साथ साथ फेस की सर्जरी होती है, तो उसमें फेस की डिसफिगरमेंट या फेस का टेढ़ा हो जाना, फेस का इस चीज़ का ज़्यादा डर भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मरीज़ हमारे पास लेटर स्टेजेस में आता है, उसमें हमारे पास सर्जरीज़ जो इस तरह से डॉक्टर आकिल और डॉक्टर गज़नफ़र करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है, और उसके बाद जो पेशेंट का फेस का आउटकम होता है, उसका कॉस्मेटिक आउटकम होता है, बहुत डिफरेंट होता है। उसका खौफ भी ज़्यादातर इसमें शामिल है, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से डॉक्टर आकिल भी एलेबोरेट करेंगे उस लिहाज से। इसी में मैं ऐड करूँगा कि जो है ना ये इनिशियल कंसल्टेशन जो पेशेंट के साथ होती है और प्लस जो उसकी काउंसलिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारे पास हमारे माशरे में हमने देखा है कि एम्फेसिस नहीं है, जबकि वेस्ट में अगर आप देखें तो वो आवर्स एंड आवर्स पेशेंट के साथ लगा देंगे अनटिल के पेशेंट मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो। ये चीज़ जो है वो हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहरहाल है, लेकिन ये और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बल्कि कैंसर तो एक बहुत हम कहें कि एडवांस लेवल इलनेस है। आप जनरली फ्लू के लिए भी चले जाए ना डॉक्टर्स के पास, तो आजकल मैंने प्रैक्टिस में यही देखा है कि बस यूँ देख लिया, ठीक है ये ले लें। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें हमारा रोल, सर्जन्स का रोल बहुत ज़्यादा है। काउंसलिंग के हवाले से देखें, हमारा जो जहन में पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि जो मरीज़ को लेकर आते हैं लोग, वो उनकी पहली कोशिश ही जब किसी को कैंसर या कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसको यही होती है कि मरीज़ को नहीं बताना है। पहला स्टेप ये होता है। हालांकि अगर मरीज़ ही तैयार नहीं होगा तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी कैसे। जी तो बिल्कुल, डिनाइल में रहना भी तो बहुत जी, तो उसके क्योंकि टाइम यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात यह है कि जिस पे गुजरने वाली है उसको जहनी तौर पे उससे लड़ाना होगा। अगर वो हथियार फेंक देगा तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, और उसमें तो ये है कि अगर मरीज़ को पता नहीं कि उसने ऑपरेशन के बाद किस तरह बिहेव करना है, किस तरह उसने तरीक़ेकार अख्तियार करना है, तो पेचीदगियाँ काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो इसमें हमारा रोल जो है डॉक्टर्स का और फैमिली मेम्बर्स का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी के हवाले से आपने बात की कि हमें जो जैसे डॉक्टर गज़नफ़र बता रहे थे कि हमें जो डर होता है। अच्छा, सर्जरी का ये जो सवाल है डॉक्टर आकिल हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक शॉर्ट ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहें जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और आज हम लोग ओरल कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन ये जो सर्जरी के फियर पर ही जो है वो कंटिन्यू हो रहा था ब्रेक से पहले। तो डॉक्टर आकिल आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पहले जो ख्यालात थे कि पहले जिस तरह की बेहोशी होती थी कि लोग उठते ही नहीं थे, वो कॉन्सेप्ट अब चेंज होना चाहिए। लोग बेहोशी अभी मतलब हमें 15 साल हो गए सर्जरी में आए हुए, मैंने हज़ारों केस देखे होंगे, उसमें सिर्फ 2 डेथ देखी हैं मैंने। इससे कहीं ज़्यादा तो रोड पे मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से, गाड़ी के एक्सीडेंट से लोग चले जाते हैं। तो वो खौफ जो है, जैसे बच्चों को टाँके लगाने होते हैं, हमें बच्चे को चोट लगी टाँके लगाने, अब बच्चे को बेहोश नहीं कराना। अगर बच्चे को आप बेहोश करके नहीं कराते तो बच्चे को जो ट्रॉमा जिससे वो गुज़र रहा होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का उसके जहन पे असर रहता है। तो बेहोशी अभी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रही है। जिस तरह जहाज़ और दूसरी चीज़ों ने तरक्की की है, लोग खिला में पहुंच गए हैं, तो इस तरह की यही चीज़ उसी साइंस भी तरीके तरक्की की है। ठीक है, बेहोशी अगर आप सोचेंगे मतलब 15 साल में मैं 2 केस या 3 केस देखता हूँ मरने वाले के, तो आप परसेंटेज लगा लें कि कितना कम हो गया है हज़ारों केसेस में से। यानी ये साइंस डेवलप हुई है, जो है ना मेडिकल साइंस जो है डेवलप हुई है। अब वो जो लोग पहले फियर और एप्रीहेंशन थे कि पास की वजह से जो है ना वो कम होने चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। इवन पढ़े लिखे लोग वो भी यही कहते हैं कि हमने बेहोश होना है तो इसका मकसद है कि उठेगा ही नहीं।
बिल्कुल, ये ये नहीं है फियर चीज़। अटैच्ड है। असल में देखें ना, यहाँ पे ये भी एक मसाइल आते हैं कि जब लोगों के, आप जनरल पब्लिक की बात करें, कितने ज़्यादा मैल फंक्शनिंग हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, या हॉस्पिटल्स की बात नहीं करें, ऐसे सर्जन्स भी हैं जिनके पास शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। आप लोअर लेवल पे जब देखें तो ये काफ़ी सारे सर्जन्स ऐसे होते हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, और वो जब एक फिर जनरल एनेस्थीसिया किसी को दें और उसकी आप मॉनिटरिंग ना करें सही, तो ये केसेस हमें देखने को काफ़ी मिलते हैं। मेरे ख्याल से शायद ये जो, और फिर ये मीडिया ज़ाहिर है फिर पोर्ट्रे करता है, मीडिया का काम चीज़ें रिपोर्ट करना है, तो मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट होता है तो जनरलाइज कर देती है आवाम के, हमारे साथ हुआ है तो सबके साथ हुआ है। आई डोंट नो इफ यू गाइस एग्री टू दिस और नॉट। नहीं, इसमें देखिए ना, इसमें लोगों की अवेयरनेस का बड़ा इशू है ना। जैसे बिल्कुल। किसी बंदे की टांग टूट गई, जब हड्डी अलग हो जाती है, टूट जाती है, तो उसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। वो पहलवान के पास चला गया और उसकी टांग पे सूजन हुई, पहलवान पहला काम ये करता है कि उसको एक टाइट पट्टी प्लास्टर करके लगा और देता है, दवा के लकड़ियों सही। की या और चीज़ों की पट्टी बांध के। उसके बाद जो उसको मसाइल होते हैं, उसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। उसमें ये है कि अगर टांग की सूजन एक हद से बढ़ गई तो उसकी नसें बन जाती हैं। हाँ, मैंने खुद सेंसेशन खत्म होने हमने लगती है। 2 टांगें इस वजह से काटी कि उसमें वो टांगें डेड हो चुकी थी। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को तो कोई हल नहीं है इसका। बिल्कुल। अच्छा, ये तो फियर ऑफ सर्जरी के बारे में बात हो गई, लेकिन और कौन सी दीगर मिथ्स हैं जो कि ओरल कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो ज़ाहिर है आप इतने पेशेंट्स को डेली देख रहे हैं, तो किस किस किस्म के मिथ्स होती हैं, या कुछ अगर उसके बाद हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि पेशेंट्स के सवाल क्या होते हैं ज़्यादातर। जी डॉक्टर। जैसे कि सर्जरी, इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि सर्जरी तो चले हम करवा लें किसी तरीके से समझा के और काउंसल करके, उसके बाद सर्जरी एक आखिरी हल नहीं होता, उसके बाद भी फर्दर ट्रीटमेंट ओरल कैंसर्स की होती है, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का बड़ा रोल है, जो कि अल्टीमेटली पेशेंट की वापस मर्ज़ आने को बचाने के लिए, चूँकि सर्जरी में तो सारा मर्ज़ निकल चुका है, लेकिन जो ज़र्रात रह जाते हैं उसके लिए रेडिएशन और कीमो का रोल बड़ा होता है। तो वो ज़रूरी इसलिए होता है कि मर्ज़ आने वाले वक्त में वापस उस तरह से ग्रो ना कर जाए। तो उसमें भी मरीज़ के मिथ्स बहुत सारे होते हैं। उस मिथ्स में ये शामिल है कि रेडिएशन किस तरह से होती है, क्या होती है, क्या हम जल जाएंगे, क्या हम जो है रेडिएशन से हम जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। तो ऑब्वियसली ये बात तो तय है कि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, और इन ट्रीटमेंट्स में भी हमारे पास साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली रेडिएशन इज़ लाइक, हम सीटी स्कैन में भी रेडिएशन होता है, इसी तरह से रेडिएशन भी हाई डोज होती है, और वो उन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही होती है। तो उन रेडिएशन में ऑब्वियसली जैसे कि हम फेस की रेडिएशन कर रहे हैं, तो तकलीफ़ का अमल उतना ही मुश्किल है। तो वो मरीज़ फिर यही कहता है कि हमने एक छाले के लिए सर्जरी करवाई थी, और छाले के लिए सर्जरी के बाद जब हम रेडिएशन में गए तो हमें फिर से छाले हो गए। तो वो छाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं असल में, और वो रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट तो तय है, और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, चूँकि हमें कैंसर के छोटे छोटे ज़र्रात को ख़त्म करना होता है, तो रेडिएशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और वो लंबे अरसे तक चलता है। तकरीबन 35 दिन की शुआएँ होती है, तो 6 से 7 हफ्ते तक की तकरीबन शुआएँ डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। तो एक लंबा अरसा भी होता है और तकलीफ़ दे भी होता है। डॉक्टर गज़नफ़र, और थोड़ा एलैबोरेट करें, थोड़ा डिटेल में बताएं कि और किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट्स फेस कर रहे होते हैं, जो शायद फिर जैसे ना एक पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, कि अगर नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ज़रा और कतराते हैं वापस उसी रेडिएशन, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो नहीं है कि आपने एक बार करा लिया बस हो गया, तो फिर वो कतरा रहे होंगे ट्रीटमेंट लेने से। देखिए, एक्चुअली जो सर्जरी से रिलेटेड हैं उसमें यही है कि पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वर्म आएगा, यानी ब्लीडिंग होगी, डिसफिगरमेंट होगी, उसके जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, मसलन स्पीच है, स्वॉलिंग है, टेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली सर्जरी से रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव भी करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती है। इनिशियल डेज जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाता है। ओरल कैविटी एक तरीके से पूरा एक ऑर्गन के तौर पे हमें कंसिडर करना चाहिए। तो वो और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हमारी साइट, स्पीच, स्वॉलोइंग, टेस्ट, स्मेल सब इसमें इन्वॉल्व है। तो ज़ाहिर सी बात है सब में कुछ ना कुछ अफेक्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर रेडिएशन, आफ्टर कीमोथेरेपी जो रेडिएशन के साथ लगती है, इनमें भी सारी तकलीफ़ और सर्जरी के बाद भी ऑब्वियसली होती है। और ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे आपने सवाल किया था रिहेबिलिटेशन का, वो इन सब इलाज के मरहले से गुजरने के बाद उसका रोल ऑब्वियसली आता है। लेकिन वही बात हमने आपको बताई कि ज़ाहिर सी बात है उसकी फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से तो मरीज़ को वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन जनरली तो होती है। लेकिन इसमें वही है कि जो है इसमें जो दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं ना, एक तो ये है कि पेशेंट को हम रीअश्योर कराते हैं बार बार कि देखो जो तुम्हें सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं
पोस्ट सर्जरी जो है ये लास्टिंग नहीं, बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद ये सेटल होना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे ये कि जो फैमिली सपोर्ट है हमारे यहाँ वो खुदा का अतिया है, ये चीज़ जो है वेस्ट में मिसिंग है। और ये फैमिली सपोर्ट जो है पेशेंट को एक डिफ़िकल्ट जो है वो टाइम से निकाल कर और एक सेफ जगह पे ले आती है। जी बिल्कुल। तो फैमिली सपोर्ट का मतलब ये है कि यानी घर वाले आपको इनकरेज करें कि आप इस तरीके के ये जो भी प्रोसीजर है आप उससे गुजरें, लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी में ये भी होता है कि एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन ऑफ देयर ओन। तो कभी क्या कुछ इस तरह हुआ है कि फैमिली की गाइडेंस ही वो चाह रहे हो सही करना, लेकिन उसकी वजह से मसाइल बिगड़ जाएं? क्या ऐसे भी केसेस आते हैं? बहुत ऐसा काफ़ी होता है। और हमारे यहाँ जो है ना, वो जो एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, वो भी अपनी एक ओपिनियन रखते हैं और ओपिनियन देना भी जो है वो शायद अपनी ज़िम्मेदारी भी समझते हैं। वो जो इसका नतीजा क्या होता है कि पेशेंट मिसगाइड हो रहा होता है। पेशेंट जो है वो जो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए वो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाता, और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वो लेट प्रेजेंट करता है। जब लेट प्रेजेंट करेगा तो लाजमन ये कि अब उसकी अपनी जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। सबकी अपनी सुपरस्टिशन होती है कि ज़ाहिर सी बात है मरीज़ के अटेंडेंट ये समझते हैं कि इलाज कराएंगे तो और तकलीफ़ में आ जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंस होता है और एक ट्रस्ट की बुनियाद पर जो है ना मरीज़ अपना डिसीजन लेता है। डॉक्टर से तो आप पहली बार मिल रहे हैं, डॉक्टर से तो आप पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन ये होता है उसमें डॉक्टर्स का भी रोल होता है कि काउंसलिंग के उस तरीके से उनको समझाएं कि जिस लिहाज से उनको कन्विंसिंग भी हो, ट्रीटमेंट के लिए जाएँ भी। लेकिन दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। वो डॉक्टर को दिखा तो देते हैं मरीज़, लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंसिस की कमी की वजह से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा फ़ला रिश्तेदार था, उसने बायोप्सी कराई थी और ये ट्रीटमेंट कराया था, वो 1 या 2 महीने के बाद जो है एक्सपायर हो गया। अब हर केस जो है वो डिफरेंट है, सही। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट कि जो एक्सपायर हो गया 1 या 2 महीने के बाद वो किस स्टेज पे प्रेजेंट किया था, क्या बिल्कुल ही टर्मिनल स्टेज था उसका, उस वक्त उसकी बायोप्सी हुई। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा पेशेंट को या फैमिली को पुट ऑफ करती हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में इन पे बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जी जो डॉक्टर शबीर जैसे कह रहे थे, कुछ चीज़ों में फिनेंस इन्वॉल्व भी नहीं होता, फिर भी हम उन लोगों की राय लेते हैं या उस पे अमल करते हैं जो हमें हमारी दिल को या हमारी जो ज़हनी सोच है उसके करीब हो। तो जैसे हम मरीज़ को बोलते हैं ऑपरेशन के बाद जब उसके ज़ख़म बहुत बेहतर हो जाते हैं तो आप नहा लें, पर वो टाँके लगे हुए हैं तो घर में ये कहा जाता है कि पानी डलेगा तो ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, नहाएगा नहीं। क्लीनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है किसी ज़ख़म के लिए कि उसकी सफाई सुथराई, ड्रेसिंग प्रॉपर हो। बिल्कुल। और हमारे पास आता है तो हम उसका ज़ख़म भी पानी से ही धोते हैं, पर वो बोतल वाला पानी होना चाहिए, उसने नहाना नहीं है। किसी खाला ने, किसी अम्मा ने ये बता दिया कि ज़ख़म है, दूध नहीं पीना, चावल नहीं खाने, तो उस पे जो डॉक्टर की राय है वो बिल्कुल ही अहमियत नहीं रखती। हमारी तरफ से जो भी हेल्दी अच्छी ग़िज़ा है हम उसके लिए कभी भी मना नहीं करते, उन चीज़ों से ज़ख़म ख़राब नहीं होते हैं अमूमन। तो उस चीज़ पे जो राय ली जाती है वो हमेशा पड़ोसियों की या घर वालों की ली जाती है, डॉक्टर की इम्पोर्टेंस सानवी हो जाती है। बिल्कुल। और यही हमारे प्रोग्राम का आज मकसद यही है कि आप ज़रा प्रायोरिटीज़ भी अपनी देखिए कि किसको आप ज़्यादा इस सिचुएशन में प्रायोरिटाइज़ करें। कोशिश यही करें कि देखिए घर वाले तो ख्याल करते ही हैं, अगर कोई कुछ आपको घर में भी आपके बोल रहा है तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो आपका ख्याल करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट या एक डॉक्टर अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो आप ये ज़रूर सोचा करें कि उनकी कितने सालों की रिसर्च, कितने सालों की पढ़ाई इन्वॉल्व है। 5 साल का MBBS तो होता ही होता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन और फिर अपनी फील्ड में जितना प्रैक्टिस करें, जितने केसेस को हैंडल करें, जितने और लोगों के साथ केसेस डिस्कस करें, वो सब भी इन्वॉल्व होता है। तो बेहतर तो यही है कि सेल्फ मेडिकेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप फिर डॉक्टर्स की एडवाइस मानें और इंशाल्लाह फिर शिफा भी मिलेगी। अच्छा डॉक्टर आकिल, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन के ऊपर आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया की ही वजह से एक लेबल लगा हुआ है कि भाई ये सब कॉस्मेटिक है। आजकल जो मीडिया पे दिखा रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को देखें तो प्लास्टिक सर्जन का रोल इतना ही बस दिखाया है कि बस आईब्रो फिलर्स लगा दिए, लिप फिलर्स लगा दिए, राइनोप्लास्टी कर दी। आपका रोल जहाँ पर आता है जैसे फेस को रिकन्स्ट्रक्ट करने का या थ्रोट को रिकन्स्ट्रक्ट करने का, तो क्या आपको ये मसाइल सामने आते हैं कि लोग ये सोचें कि नहीं ये तो बस कॉस्मेटोलॉजी है और इससे मतलब मेरी उसका रिहैबिलिटेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो अननेसेसरी स्टेप है?
रिहेबिलिटेशन तो अपनी जगह पे है ही, वो तो जब हम बना देते हैं तो उसके बाद का अमल होता है। पर इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कुछ कारपोरेट्स हैं जो जब प्लास्टिक सर्जरी का नाम आ जाता है तो उसको यही समझा जाता है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर होगा। पर अगर आप सोचें, 5 मिनट के लिए एक तस्वीर अपने सामने रखें और उस बंदे का ये जो चीख का गोश्त है ये आप निकाल के बाहर फेंक दें और उस बंदे की तस्वीर आप टीवी पे दिखाएं, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी उसको देख नहीं सकेगा। बिल्कुल। तो प्लास्टिक सर्जन का उसका रोल यही है कि वो जो उसका पहले जैसा जो चेहरा था या जो उज़्वा था उसको वापस अपने फंक्शन की तरफ ले जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अब जो पहले ऑपरेशन से पहले जैसी के करीब तर गुजार सके। प्लास्टिक सर्जन का बेसिक रोल यही है। और प्लास्टिक सर्जरी अब जो है वो कई कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, जिसमें हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो रिकंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल। और ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के ही ये रिकंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी तो वो होती है जब हम एक नॉर्मल बंदा आया, हमने उसको उससे ज़्यादा खूबसूरत करना है, तो वहाँ पे कॉस्मेसिस आ जाती है। पर जो बंदा जिसको बदसूरत कर दिया उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आए, तो ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल। और ऐसे आप नेसेसरी और कॉस्मेटोलॉजी को आप ज़रा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि क्या आपके लिए ज़रूरी बिल्कुल। है। हाँ, ये नेसेसिटी है बेसिकली ना, कि जहाँ पर आपने उसका एक चेहरे का या बॉडी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रिमूव कर दिया, अब उस एरिया को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप कि उसकी फॉर्म भी रिटर्न हो जाए और उसका फंक्शन भी, यानी क्लोज टू नॉर्मल, इफ़ नॉट नॉर्मल क्लोज टू नॉर्मल। इवन इट्स वेरी मच नॉर्मल। कभी कभी तो जैसे टंग की सर्जरीज होती हैं तो वो इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो जाती हैं अल्टीमेटली कि नॉर्मल टंग लग रहा होता है, लेकिन ये नो डाउट फंक्शनिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी ऑन अपीयरेंस इट लुक्स सिमिलर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्लास्टिक सर्जरी का रिकंस्ट्रक्शन का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि और oral मुझे लगता है कि cavity है। जिसके साथ जो ऐसा कोई प्रोसीजर जो गुजरा उससे शायद उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा पता चले, लेकिन यही देखने वालों को शायद अभी भी ना लगता हो कि इतना इम्पोर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ नेसेसरी स्टेप। और यही है कि अगर एक टीम वर्क इसमें इन्वॉल्व है तो हर प्रोसेस उस टीम वर्क का जो है ना वो ज़रूरी ही होगा यकीनन। अच्छा, उसी के साथ मैंने थोड़े टाइम पहले, अच्छा पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं अपना सवाल यहीं से करूँगी। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। आज हम ओरल कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी सारी आज के प्रोग्राम में हमने मिथ्स डिस्कस की। कुछ सर्जिकल जो फियर होता है लोगों को, सर्जरी का फियर होता है कि हम सर्जरी कराएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया। और किस तरीके से कभी अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग जो हैं वो मिसगाइड कर देते हैं लोगों को, या कभी कभार जो डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज नहीं होते कैंसर्स डिटेक्ट करने में, तो फिर वो मिसगाइड कर देते हैं, या दीगर यानी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किस तरह से एक पेशेंट को मिसगाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो काफ़ी सारी नॉलेज है आज मुझे आज के शो में मिली है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी मिल रही होगी। उसी के साथ अगर हम अपने टॉपिक को यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो हर डिफरेंट प्रोसेस के अंदर एहतियात किस किस किस्म की होनी चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको मतलब बचना चाहिए, किसी किस्म का परहेज़ होता है जो आपको करना चाहिए। डॉक्टर गजनफर, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, परहेज़ एज सच जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोसीजर क्या हुआ है, सर्जिकल प्रोसीजर जो है ना, कि कितना आपको रेस्ट ज़रूरी है, कितनी मूवमेंट ज़रूरी है। जैसे अभी उन्होंने न्यूट्रिशन, स्कार्स की या स्टिचेस की बात की थी कि हमारे ये सोचा जाता है दूध नहीं पीना या नहाना नहीं है, हाँ, तो ये तो मिथ्स है सारी कि जो है दूध नहीं पीना और ये वो। लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ जो प्रोसीजर हम करते हैं उसके लिए हम पेशेंट को पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो वेरी करती हैं, डिपेंड करती हैं कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कितना बड़ा है, और उस हिसाब से जो है वो पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है पेशेंट मिक्सअप कर देते हैं,
वो या तो मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, या जो पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती हैं वो तो उसको ये ऐसे। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या किस किस्म की होती हैं? क्या उसमें डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हैं या एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है? क्या मतलब थोड़ा सा एलैबोरेट करिएगा। उसमें डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि एक लंबी लिस्ट है। मसलन जैसे अगर हमने फ्रैक्चर किया है, फ्रैक्चर अगर किसी को हो गया है और फ्रैक्चर हमने उसको जो है वो ऑपरेट किया है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन हमारी जो है वो डिफरेंट होंगी कि ओरल आपकी कैंसर्स में फ्रैक्चर्स तो नहीं होते फ्रैक्चर या कैंसर या एक अच्छा वाइड है। फील्ड है ना, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक वाइड अच्छा, फील्ड है। तो उसमें अगर बिल्कुल। अगर अब फ्रैक्चर ऑपरेट किया है तो उसमें इंस्ट्रक्शन हमारी जो है मेनली एम्फेसिस होगा कि डाइट पेशेंट की कैसी हो, डाइट जो है वो सॉफ्ट डाइट उसको जो कुछ अर्से के लिए लेनी होगी। उसके बाद हम इस चीज़ पे तवज्जो देंगे कि उस वो माउथ रिंसेस जो है वो कितना रेगुलर करे, एंटीबायोटिक जो है वो कितना अरसे के लिए ले, कितना रेस्ट करे, कब जो है वो मूवमेंट्स करे। ये चीज़ें हैं। अब इस तरह जैसे ओरल कैंसर का है तो उसमें ये मिसाल के तौर पर अगर हमने ओरल कैविटी में ऑपरेट किया है तो ये यकीनी तौर पर हम जो है वो ओरल कैविटी से उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वहाँ से जो है वो अपनी मील वगैरह या फूड वगैरह वहाँ से ले। या तो हम उसको कोई अल्टरनेट रूट होगा, या तो हम उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करेंगे, या एक पेट में जो ट्यूब डाल देते हैं, पैक ट्यूब कहलाती है, वो पास करेंगे, उसके ज़रिए जो है वो उसको, या उसको आईवी फ्लूइड्स पर रखेंगे, या और जो डिफरेंट तरीक़े हैं न्यूट्रिशन देने के उस पर रखेंगे। उसके बाद ये कि ये है कि पेशेंट जो है मसलन अगर इमोबाइल है कुछ अरसे के लिए, तो हम उसको एंटी क्लॉटिंग जो कोगुलेशन में जो मेडिसन है उस पे रख सकते हैं कि उसका जो है ब्लड क्लॉट ना बने और उसको कोई सडन इवेंट वगैरह जो है इस तरीके का ना हो। और सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट फर्दर होती है जिसमें रेडिएशन होती है उसकी भी ऑब्वियसली सबकी एहतियात शामिल है। तो उसमें भी जिस तरह से डॉक्टर गज़नफ़र ने कहा कि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो न्यूट्रिशन में जिस तरह से ओरल कैविटी की सर्जरीज होती है, रिकन्स्ट्रक्शन होती है, मुंह से खाना खाना पॉसिबल नहीं रहता उस फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद जब रेडिएशन फर्दर होती है तो मुंह से खाना और भी ख़राब हो जाता है। तो उसमें जो प्रोसीजर्स शामिल है उसमें नाक से नल की जिसको एनजी ट्यूब कहा जाता है, या पेट से जो ट्यूब पास की जाती है, वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और रेडिएशन के दौरान भी मरीज़ उससे खाना पीना जारी रखता है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है और एहतियात है। इसके अलावा खाने पीने के अलावा मुंह की सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन के दौरान भी, सर्जरी के बाद भी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। खाने पीने में घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना, ताकि इन्फेक्शंस ना हो। ऑब्वियसली जब इस किस्म की ट्रीटमेंट्स होती है तो मरीज़ का जो दिफाई निज़ाम, इम्यून सिस्टम है, वो ज़रा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उस मरीज़ पे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं सर्जरी के बाद रेडिएशन, तो वो ऑब्वियसली इन्फेक्शंस लगने के चांसेस, मुंह के इन्फेक्शंस, बाहर स्किन के इन्फेक्शंस, तो उन सब चीज़ों में भी और रेडिएशन के दौरान मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो उस लिहाज से हमें प्रिकॉशंस में ख़्याल रखना खाने पीने का और मुंह की सफाई का। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक्स, और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर हम रेडिएशन के लिए किसी मरीज़ को एडवाइस करते हैं, प्लान करते हैं, तो उससे पहले हमें दांतों के प्रोसीजर्स अगर कोई करवाने हैं तो वो सर्जरी के दौरान ही हो जाए, क्योंकि रेडिएशन के बाद अगर हम किसी छाले मरीज़ हैं तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन का नहीं, छालों रिस्क की मैं ज़्यादा बात बढ़ नहीं कर रहा, जाता है मैं डेंचर्स की बात कर रहा हूँ, यानी दांतों की जो फिलिंग्स है वो सारा कुछ पहले से हो दांतों जाए। में खराबी है, हाँ, वो बढ़ जाती है वो बढ़ शुआओं के जाती बाद। है शुआओं के बाद। तो उस शुआओं के बाद वो पॉसिबल नहीं होता कि वो हम वापस दांतों के प्रोसीजर्स फिर करवा सकें, क्योंकि दांतों और दांत के साथ जो उसका जिंजेवा और पूरा स्ट्रक्चर है वो फ्रेजाइल हो चुका होता है, और उसके बाद अगर हम डेंटल प्रोसीजर्स करवाएं तो मसला ज़्यादा बढ़ सकता है, पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ब्लड टेस्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के दौरान वो करवाए जाते हैं, ताकि न्यूट्रिशन और ओवरऑल जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, सब कुछ सही होना, Balanced बिल्कुल diet बेहतर होना यानी इसमें चाहिए। मेन यही चीज़ है कि आपका पेशेंट पेन कंट्रोल है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, बैलेंस डाइट है। ये जो है बड़ी अहम चीज़ें जो जो पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम पेशेंट को जो है वो बता रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है तो वो आपका जो ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को ऑफ़र किया होता है उसको अफेक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जी एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जैसे हम किसी का जबड़ा बनाते हैं तो शुआओं के बाद होता ये है कि के बाद मुंह में थूक बनना बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, बहुत कम मिकदार में। तो उनको जब भी वो खाना निगलते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये बहुत ही कुदरती एक ऑयल है जो निगलने में मदद करता है, तो उसकी बहुत कमी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम उनको कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। दूसरा, शुआओं के दौरान शुआएं क्योंकि इतना आसान अमल नहीं है,
वो लंबा होता है और उसमें जब हम बनाते हैं किसी का जबड़ा या मुंह के अंदर खाल लगाते हैं तो वो नेचुरल खाल नहीं होती, वो हम हाथ से, टांग से या कहीं और से लेके एक्सट्रैक्ट लगाते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल। तो वो ना मुंह की खाल की तरह नरम होती है और ना ही इतनी लचकदार होती है। तो एक तो उसमें जो है बाल उगते हैं अगर मुंह की खाल नहीं है वो। तो दूसरा ये है कि जब तो ये जैसे बालों के हवाले से जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आजकल तो हमने इतना ज़्यादा हेयर रिमूवल पर भी बात करें तो इतने एडवांस हो गए हैं कि आजकल परमानेंट हेयर रिमूवल भी हो जाता है। इस तरह के कोई प्रोसीजर्स भी मुंह कराने के पड़ते अंदर ऐसे केमिकल्स आप नहीं लगा सकते कि वो परमानेंट लगाएं, और वो आउटर स्किन पे तो लगा सकते हैं पर मुंह के अंदर लगाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स अमल होगा। तो उसमें ये होता है कि उनको कैंची से वो बाल काटने पड़ते हैं, तो मरीज़ के लिए काफ़ी पेचीदा अमल होता है। नहीं, और वो डिस्कम्फर्ट भी बड़ा होता होगा। मैं फील अगर करता होगा, इमेजिन करूँ पर तो मुझे अब आप सोचें कि वो सुराख की जगह पे अगर ये जो 2 हफ्ते में एक मरतबा बाल काटने वाला हो तो वो तो करना पड़ेगा उसको। दूसरी बात यह है कि जब शुआएं लग रही होती हैं तो मरीज़ मुंह की वर्जिश नहीं कर पाता है जब हम किसी का जबड़ा बनाते हैं। अगर क्योंकि वो खाल मैंने जैसे पहले ही बताया वो लचकदार नहीं होती, तो वो खाल सुकड़ जाती है। फिर जब वो एक मरतबा शुआएं ख़त्म हुई तो वो वर्जिश कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको शदीद दर्द होता है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप शुआओं के दौरान अपने मुंह की वर्जिश, वो एक्सरसाइजेस हैं वो हम उनको बताते हैं, पर वो लोग अगर कोऑपरेटिव नहीं होते या कंप्लायंट नहीं होते तो वो नहीं फॉलो करते। फिर उसके बाद मुंह खुलने का अमल जो है वो बहुत पेचीदा हो जाता है। और यही है कि इतनी सारी देखिए निटी ग्रिटी डिटेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो शायद ना मुझे जनरली पता होंगी, ना आप लोगों ने कभी सुना होगा। लेकिन ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो डेली इस तरह के केसेस देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको ज़ाहिर है बेहतर तौर से पता है, बेहतर तरीके से पता है। तो ये ज़्यादा चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें और इस पर अमल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसी के साथ अच्छा, अगर हम जनरली भी बात करें, ये तो हमने रेडिएशन कुछ स्पेसिफिक चले गए कि हमने रेडिएशन में इस तरह की चीज़ें, या अगर प्लास्टिक सर्जरी हो रही है तो उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर अब जब ख़त्म हुआ है तो जनरल आप लोगों की क्या मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि आप एडवाइस कर रहे होते हैं लोगों को आफ्टर वो ओरल कैंसर की सर्जरी से गुजर रहे हैं? एट अ वेरी जनरल लेवल उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो कि सबको रखना चाहिए, कोई स्पेसिफिक ना हो? देखिए, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो हमारा मेन एम होता है वो यही होता है कि पेशेंट पेन फ्री हो जाए। पेन कंट्रोल अहम है, पेशेंट के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अहम है, पेशेंट की डाइट अहम है, पेशेंट की मोबिलिटी अहम है, और उसके अलावा ये कि उसका मोरल क्या है, यानी उसको क्या किसी साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोलॉजिस्ट जी। उसकी जो है इनपुट की ज़रूरत है या नहीं है, या फैमिली सपोर्ट उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को चाहिए होती हैं और हम उसको बताते हैं। जी बिल्कुल। एक्टिव लाइफस्टाइल का इसमें क्या कितना अमल दखल होगा आफ्टर, जैसे आपने ये बताया था कि सर्जरी के बाद क्या एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और किस दीगर किस्म के लाइफस्टाइल चेंजेस और क्या होंगे? क्योंकि प्री डिस्पोजिशन ज़ाहिर है बढ़ गई है, तो पहले ही वो एहतियात नहीं कर रहे थे, तो अब और किन चीज़ों से उनको एहतियात मज़ीद करनी चाहिए? देखिए, उसमें ये है कि पहले तो उन्होंने एहतियात नहीं की, उन्होंने इन किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की, उसके बाद उनको इस किस्म का डिज़ीज़ हुई। लेकिन बाद में जो ये कि ट्रीटमेंट के बाद ऑब्वियसली वही बात आ गई रिहेबिलिटेशन की, मरीज़ अपने लिहाज से अपने आप को अडेप्ट करता है और इंसान का काम यही है कि वो वक्त के साथ अडेप्ट कर सकें। तो सर्जरी के बाद और रेडिएशन के बाद ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो होने के बाद गुज़र जाते हैं, और गुज़रने के बाद जब उसकी पेशेंट की जो फिगर होता है, फेस होता है, स्वॉलोइंग होता है, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ है आहिस्ते आहिस्ते सही होती हैं, और उसके बाद वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में आ जाता है। ऑब्वियसली उसके खाने के तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकते हैं। कभी कभी मुंह का जो जिस तरह से डॉक्टर आकिल ने बताया कि जो जबड़ा सख्त हो जाता है, जो खाने पीने में तकलीफ़ होती है, वो कुछ हद तक रह भी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आफ्टर रेडिएशन ये होता है कि थूक का बनना बहुत कम हो जाता तो है। सॉफ्ट डाइट यानी तो ज़्यादा डाइट में कंजम्पशन। डिफरेंट मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपका लुआब या थूक नहीं बन रहा है तो आपने ओवरऑल हर खाने के बाद, हर थोड़े टाइम के बाद आपको पानी के सिप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है अगर वो नहीं होता तो हमने कोई ऑल्टरनेटिव देना है। तो वो ऑल्टरनेटिव में पानी सबसे ज़्यादा, वैसे तो दूसरे में आर्टिफिशियल सलाइवा भी ओवरऑल अवेलेबल होते हैं, जैसे डॉक्टर गज़नफ़र को पता होगा यूके में शायद अवेलेबल हो, लेकिन जनरली जो है ना वो इतना ज़्यादा शायद एफिशिएंट नहीं रहता। तो ये सारी लाइफस्टाइल की चेंजेस है, खाने में, बोलने में,
अच्छा, थ्रोट की सर्जरीज़ अगर होती है तो कभी कभी अगर वोकल कॉर्ड्स की सर्जरीज़ होती हैं तो उसमें आवाज़ की तब्दीली, आवाज़ का चेंज होना, बात करने में तकलीफ़, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर उसमें भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, कभी एक्सटर्नल वॉइस के मशीन्स होती हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, खाने पीने के लिहाज से तकलीफ़ होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं शामिल। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं या जो साइंस होते हैं वो बिसाइड्स अदर थिंग जो है, अगर पेशेंट का मुंह पान छालिया गुटखा खाने की वजह से ग्रेजुअली बंद हो रहा है, उसकी माउथ ओपनिंग की लिमिटेशन हो रही है, ये भी अलार्मिंग है। अगर हाँ, ऐसी क्योंकि ये सिचुएशन तो मैंने हो, बहुत लोगों के साथ देखा है कि जिससे ना वो बोलना भी ऐसे दबे दबे तरीके से बोलना शुरू हो जाते हैं। कि मेरे घर में भी एक डोमेस्टिक सर्वेंट है जिनके साथ ऐसा हो रहा था, तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे, उनको तो नॉर्मली लग रहा था उस टाइम पर। तो जहाँ पे भी माउथ ओपनिंग जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए, उस बेस्ट ये है कि आप जो है फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका मकसद ये है कि जो आपकी अंदर की खाल है मुंह की वो सख्त से सख्त होती जा रही है, और ये एक प्री कैंसरस स्टेज है, यानी कैंसर से पहले का स्टेज है कि वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, और ये चेंजेस आलमोस्ट जो इरिवर्सिबल हैं, ये प्रोग्रेसिव हैं, ये बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो उसमें अब वहाँ जो रिस्क फैक्टर हैं उनका एलिमिनेट होना ज़रूरी है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो तो मरीज़ तंबाकू इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस दौरान उसको अगर ये जबड़े की तकलीफ़ हो गई या मुंह खुलना मुश्किल हो गया तो वो उसको अलार्मिंग साइन, तो अगर उसको महसूस ना भी हो रहा, उसकी वजह ये भी होता है कि उस वक्त वो तंबाकू खा रहा होता है, उसको महसूस नहीं हो रहा होता है। अगर छाले क्योंकि भी वो हों तो उसको एक ये महसूस, साइकिल बन गया ना, विशियस बिल्कुल, साइकिल तो बन वो गया है। उनको महसूस नहीं होता, और फिर हम मरीज़ को उन चीज़ों से रोकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर उनको तकलीफ़ शुरू होती तो एक सुपरस्टिशियस एक सोच ही होती कि हम खा रहे थे तो हमें तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे हमने खाना छोड़ा तो हमें मुंह में छाले हो गए। तो ये हाँ, फिर इनकी वो सोच, कहेंगे ये छोड़ने की फिर वजह से हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि ये छोड़ने की वजह से होता है, लेकिन जनरली बात ये हो कि जब वो खा रहा होता है तो मुंह में कुछ ना कुछ रहता है, तो वो तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं हो पाती, लेकिन तकलीफ़ तो अंदर मौजूद है। देखिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है ना, ये स्मोकिंग से भी रिलेटेड है और पान छालिया गुटखा से भी रिलेटेड है ना, कि कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं अगर उसने डैमेज कॉज कर दिया है तो अब वो डैमेज जो है ना वो सरफेस पे आने में वक्त लगाएगा। यानी अगर किसी ने सिगरेट पी है तो अब सिगरेट अगर आज उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, वो स्मोकिंग के अपने असरात कम से कम 10 से 15 साल तक उसकी बॉडी में रहेंगे, उसके बाद जो है वो एवरेज रिस्क कहते हैं फ्री 11 होगा। ईयर्स होता है आपके बिल्कुल बॉडी को रिस्टोर करने में। जी हाँ, तो ये मेन फैक्टर है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कशन में आया है सामने, वो ये भी है कि ज़ाहिर है किसी ना किसी किस्म की एक ड्रग कंजम्पशन है। जब हम किसी भी किस्म की ड्रग कंजम्पशन की बात करें तो एज डॉक्टर्स आप लोग अवेयर होंगे कि हमारी जो ड्रग्स जो करते हैं हमारी बॉडी का जो ब्रेन मैकेनिज्म है उसको ऑल्टर कर रहे हैं। कि कई जो ड्रग्स होते हैं वो डोपामीन लेवल आपका इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो आपको प्लेजर मिल रहा होता है। कई ड्रग्स आपके सेरोटोनिन लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये तो ब्रेन की भी जो नॉर्मल जिनके लेवल्स को कहते हैं वो भी डिस्टर्प्टेड हैं। तो यहाँ पे तो विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा ही वो मुश्किल होते होंगे, दर्दनाक होते होंगे गुजरना। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या आपको नज़र आता है पेशेंट्स के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है जब कैंसर की प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप उस किस्म का ड्रग जो है वो कंज्यूम करें। तो उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइएगा, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, तो ट्यून इन ज़रूर कीजिएगा। देखते रहें जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो ये था कि विड्रॉल सिम्टम्स से कैसे डील किया जाए। विड्रॉल सिम्टम्स आखिरकार होते क्या हैं? तो भाई जब आप कोई भी एडिक्टिव चीज़, यहाँ तक कि अगर किसी को जो है ना सेम जो प्लेजर सेंसेशन जो कि आपको ड्रग्स दे रहे हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपको ड्रग्स ही दें। आपको नॉर्मल डिज़र्ट्स खाना,
चॉकलेट खाना, कुछ इस तरह की चीज़ भी आपके ब्रेन में डोपामीन लेवल जो होता है, जो कि आपको प्लेजर सेंसेशन या खुशी की जो सेंसेशन देता है, उसके साथ ट्रिगर कर सकता है। तो ये जो प्लेजर सेंसेशन का पूरी जो बात है, ये किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप जैसे सिगरेट पीना छोड़ें या कोई इसी किस्म के आप ड्रग कंजम्पशन को छोड़ें तो मुश्किल तो होती है, आहिस्ता आहिस्ता होकर आपको आदत होती है उसके बगैर रहने की। तो अगर साइकोलॉजी में बात करें तो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं इसके। ज़्यादातर टेक्निक ये होता है कि आप पहले कम करवाएं। अगर 10 सिगरेट कोई कंज्यूम कर रहा है तो फिर 8 पर लेकर आएँ, 8 के बाद 6 पर लेकर आएँ। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, कम करवाएं और फाइनली इतना मरीज़ डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है या उसको आप कोपिंग मैकेनिज्म्स इतने सिखा देते हैं कि वो फिर उस ड्रग की तरफ नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको किस किस्म की एहतियात करनी है या विड्रॉल सिम्टम्स कैसे होते हैं, उनसे कैसे डील करना है, वो पूछेंगे। जी डॉक्टर शबीर। अच्छा, विड्रॉल सिम्टम्स की जहाँ तक बात है, आपने बड़े अच्छे पॉइंट उठाया कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो हम कंज्यूम करें या हम रखें मुंह में, उसमें चाहे ये तंबाकू हो या स्मोक, जो भी सिगरेट है, अल्कोहल है, उसमें खाना खाना है। इवन हमारे यहाँ चाय की बड़ी तलब होती है, लोग 10-10 12 कप दिन में पी जाते हैं चाय। तो ये ज़्यादती, किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो, उसको छुड़वाना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। अब उसमें खाने की ज़्यादती से ऑब्वियसली ओबेसिटी, और बाकी अगर चाय की ज़्यादती हो तो ऑब्वियसली डिफरेंट मसले होते हैं। तो उनको भी छुड़वाने में ऑब्वियसली विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। आपको क्रेविंग होती है, आपको इरिटेबिलिटी होती है। जहाँ तक हमारे ओरल कैंसर्स की बात है, उसमें तंबाकू हो, सिगरेट हो और मुंह में छालिया, पान, गुटखा, ये सब कुछ इतने एडिक्टिव होते हैं क्योंकि ये मुंह में ये लोग रखते हैं और ये रख के पूरा दिन चलाते हैं। और उसमें ये होता है कि अपनी सटाइटी पूरी कर रहे होते हैं, अपनी चाह पूरी कर रहे होते हैं, अपना दिल पूरा कर रहे होते हैं, और भूख भी उसमें कम लगती है। तो वो मुंह में कुछ ना कुछ लगा रहता है। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन एक और जो मसला यहाँ पर होता है वो टॉलरेंस का भी आ जाता है ना, कि आपने 1 घंटा शुरू में 1 घंटा रखा, आपको वही उतना प्लेजर मिल गया या उतना आप सेटिस्फाइड हो गए, फिर उसके बाद जब आपको आदत लगी तो वो 2 घंटे 3 ऑब्वियसली वो घंटे ऐसा 4 भी घंटे करते हैं हो कि लोग शुरू में फॉर एग्जांपल पान से शुरू करते हैं और वो लोग पान की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं कि एक टाइम में कितना रखें, मुंह में पूरा भर के रखें, उनके मुंह के शेप चेंज हो चुके होते हैं, इतना क्रॉनिकली रखते हैं, और उसके बाद रखने के बाद वो फिर इसके बाद पूरा दिन चेंज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदत से मुकम्मल होकर दिल भर जाता है उन लोगों का, उसके बाद वो दूसरी आदत को और ज़्यादा एडअप कर लेते हैं, stronger habit और होती है स्ट्रॉन्गर फिर। हैबिट में उसमें गुटखा शामिल है, मेन पूरी जो कुछ भी है, वो एडअप करते रहते हैं। कभी एडअप कर देते हैं, कभी चेंज कर देते हैं। फिर उनकी सोच ये होती है कि हमने वो तो छोड़ दिया है, वो तो ऐसी चीज़ नहीं है, अब मैंने दूसरी चीज़ शुरू की लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है। तो ये भी हमारे अंदर लोगों की सोच है कि हम एक चीज़ शुरू करते हैं, दूसरी चीज़। खैर, उसमें जहाँ पे उसकी बात है, विड्रॉल की बात है, जहाँ पे हम कम करना शुरू करें, ये बात आपकी सही है कि हम स्लोली कम करें। और स्लोली कम करने में इरिटेबिलिटी, तकलीफ़, जो क्रेविंग होती है वापस लेने की, और जो अपने दिल की चाह होती है कि हाँ मैं मुंह में वापस वो चीज़ लूँ, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है कंट्रोल करना। तो आहिस्ते आहिस्ते तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते में भी एक सोच शामिल होती है लोगों की कि हमने आज कल तो हमने 10 खाई थी लेकिन आज हम 2 खा रहे हैं या 3 खा रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली 3 से फिर बढ़ जाती है। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए कि 10 से अगर 8 कर रहे हैं, 10 6 कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली 0 पे भी पहुंचना ज़रूरी है आहिस्ते आहिस्ते, ताकि वो टॉलरेंस बढ़ती रहे और मरीज़ आहिस्ते आहिस्ते बर्दाश्त करते रहें। नो डाउट शुरू में विड्रॉवल और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें 15-20 दिन, महीने लग जाते हैं इनफैक्ट लोगों को बर्दाश्त करने में, लेकिन बर्दाश्त करने के बाद अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इस किस्म की जैसे जो ड्रग कंजम्पशन है, या चाहे आप सिगरेट नोशी के हवाले से बात करें या दीगर और जो इस तरह के ओरल ड्रग्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस सोशल सेटिंग में आप हैं उसका भी बहुत बड़ा लेना देना होता है। काफ़ी बार जैसे मैंने जनरली देखा है, जो ये ड्रग अब्यूज़ कर रहे होते हैं या जो पेशेंट्स इस तरह के होते हैं, वो उस सोशल एनवायरनमेंट में उनको ट्रिगर करता है। आप फ़र्ज़न जैसे कुछ अगर एक बच्चा है और उसकी सिगरेट कंजम्पशन की आदत तभी है जो 4 दोस्तों में बैठा हुआ है, तो वो उन 4 दोस्तों में फिर वो पीयर एनवायरनमेंट प्रेशर की जहाँ तक बात है, सोहबत की जहाँ पे बात है, तो सोहबत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो बचपन से ही जब बच्चों को काम पे लगाना शुरू कर देते हैं तो वो उन बड़ों के साथ रहते हैं जो पहले से इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो उनके साथ साथ रहते हैं तो वो भी कंज्यूम करना शुरू करते हैं। जैसे डॉक्टर आकिल ने बताया कि छोटे बच्चों में भी अब इस चीज़ की बड़ी आजकल आ गई है कि मुंह में कैंसर्स आने शुरू हो गए। उसकी वजह यही है कि जहाँ पे हम छोटे बच्चों को बड़ों के साथ काम पे लगाते हैं और वो बड़े जो है ना इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी ये आदत डेवलप कर लेते हैं। फिर इसमें हमारा फाइनेंशियल और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग खाना अच्छा नहीं खा
पाते और उनके कुछ प्लेजर और ये सस्ती जो इंटरटेनमेंट जिस तरह से हमने बात की तो उसमें ये शामिल आ जाता है कि ये चले हम ले लेते हैं तो हमारा मुंह चलता रहेगा और हमारा जो इनकी दिमाग की सेटिस्फेक्शन है वो किसी तरह से पूरी होती रहती है। ये बात है। अच्छा, हाइजीन का यहाँ पे कितना रोल आता है? क्योंकि जनरली जब इतनी ज़्यादा ये गुटखे की बात हुई थी तो मैंने जितने भी लोगों को देखा गुटखा कंज्यूम करते हुए उनके हाइजीनिक नहीं लगते वो बिल्कुल भी। हाँ देखिए, यानी स्मेल आ रही है उनके पास से, और वो तो मुंह की हाइजीन का कितना बड़ा रोल है इसमें? हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि और यही बेसिकली जो है ना किसी भी डिज़ीज़ को डिटेक्ट करने में अर्ली स्टेज पे जो है बहुत यूज़फुल है। अगर वो पेशेंट जो है ओरल हाइजीन को मेंटेन रख रहा है तो अगर थोड़ी सी भी चेंज आ रही है, वो ख्वाह टेस्ट में हो या ख्वाह पेन की शक्ल में या अल्सर की शक्ल में ना, वो फ़ौरन नोट करेगा। लेकिन अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लीजन्स के साथ, ज़ख़म के साथ वो आते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गज़नफ़र, थोड़ा अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें हम अपने आप को, तो जिस तरह आपने बताया कि एक तो इस पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एक है, डिनोशन, जो कि इसके साथ अटैच्ड है। यहाँ पर हम अगर स्ट्रीट पे जैसे जो अपने बच्चे देखते हैं या जिस तरह लोग जो सड़कों पे सो रहे हैं, वो तो किसी किस्म के खाते में आते ही नहीं होंगे, और कितने ज़्यादा तो ये इस तरह के नशे या जो चीज़ें हैं वो ही कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे फिर डिस्पोजिशन की बारे में बात करें, ये बात करें कि पाकिस्तान में कितना प्रेवलेंट है, ओरल कैंसर्स कितने प्रेवलेंट है, ये लोग तो खाते में ही नहीं आते होंगे, तो हमारी तो रिसर्च भी एक्यूरेट नहीं होती होगी। इससे क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जनरली पाकिस्तान के लिए? देख, अगर हमें पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है, ये जो है ना वो एक पूरी जिसको कहना चाहिए कि एक आफत है कि जो है जो हमारे सर पे हथौड़ा मार रही है, लेकिन ये कि हम एज ए नेशन जो है इसका इदराक ही नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास सही फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं है। तो जब तक हमारे पास सही फैक्ट्स एंड फिगर ना हो और हमें सही मायनों में इसकी वहशतनाकी का अंदाज़ा ना हो तो हम इसके क्योर के लिए जो है वो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अब तक जो पाकिस्तान में रिसर्च हुई है या जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे इस वक्त तक कहते हैं कि ये छठा बड़ा कैंसर है जो ब्रेस्ट और लंग के बाद जो है वो होता है। पर जैसे ये एरिया वाइज वेरी करता है, जैसे पंजाब में या नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा में ये बहुत कम है, हमारे यहाँ कराची में या सिंध में, अंदरून सिंध आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। ये तो आपको सड़कों के हाल से भी पता यही चलता है आपको कितना आप ज़्यादा है। देखें कि गुटखा, पान, और आप कराची से लेके ये बेल्ट जो है ठट्टे वाला बेल्ट, बदीन, और यहाँ से लेके अंदरून सिंध चले जाएं तो यहाँ पे पान की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। इवन बच्चे, मैंने तो 4 साल के बच्चे को भी गुटखा खाते देखा है, तो उसकी अच्छा, माँ दे रही थी उसको। यही सवाल अब मेरा यही है कि आप इससे बचें कैसे? क्योंकि मेरे घर में भी जो जैसे डोमेस्टिक हेल्प है, तो कभी कभार वो ऐसे गांव के बारे में बातें बताएं, तो जैसे एक दिन वो मेरी मेड बता रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा कॉलिक के पेन में जब गाँव में रो रहे होते हैं तो उनको ज़रा सा गुटखा उनके मुँह में डाल देते हैं, और ये प्रैक्टिस होता है। यानी अगर उसको ये बात पता है तो कितने वाइड स्प्रेड पे ये चीज़ें प्रैक्टिस होती होंगी। और फिर ये गुटखा की जो कंजम्पशन है ऐसी तो नहीं आती कि एकदम से घर में आ गई, ये तो जनरेशन से चल रही है, तो यहाँ पे फिर हल कैसे निकलेगा? देखिए, इसमें बेसिक चीज़ यही है कि अगर ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्हें अंदाज़ा हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तो वो यकीनी तौर पर पीछे हट जाएंगे। एक तो जो लोग हैं आपको उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, दूसरे स्टेट लेवल के ऊपर जो है वो ये जो चीज़ें मार्केट में इजीली एक्सेसिबल अवेलेबल हैं इनको रोकना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर इनको नहीं रोकेंगे ये इसी तरह जो है वो लोग इस्तेमाल करते रहेंगे और एक डिजास्टर्स सिचुएशन बनेगी। मास्क के इफेक्ट्स के लिए ऑब्वियसली हमने गवर्नमेंट का सहारा लेना, कोई एक भी इदारा भी किसी तरीके से कर रही है। लेकिन अभी आप बिकॉज यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, आप लोगों को शायद जो लॉज या स्टडीज़ हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है या हो चुके हैं उनके बारे में भी पता होगा, तो गवर्नमेंट का किस हद तक कंट्रोल है? जितने पान के खोखे हमारे पास हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कंट्रोल है इन चीज़ों पर। इसमें जो सबसे बड़ा अमल दाखिल है ना वो है कानून साजी का। कानून साजी तो है अवेलेबल, ठीक है, कानून इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। उसमें फिर वही आ जाता है कि रिश्वत और खानापुरी और माफिया, ये जो गुटखा बनाने वाली छालियाँ स्मगल करने वाली जो ग्रुप्स हैं वो उनकी
मतलब अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी मिली भगत, फिर अवाम का भी उनको उसी तरह एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर चाहे वो मैं भी चाहूँ आदी हूँ तो मुझे नाज़माबाद से भी मिले तो मैं यहाँ से उठ के जाके वहाँ से ले आऊँगा 10 हाँ, पुड़ियाँ। वो फिर तो डिस्टेंस तो मैटर नहीं वो करता। तो मैटर नहीं करता, सब चीज़ें फिर इसी हिसाब से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ा अमल जो चीज़ अवेयरनेस, वो गवर्नमेंट का तो रोल होगा, डॉक्टर्स का रोल होना चाहिए, सोशल मीडिया आजकल इतना बड़ा एक्टिव है, उस पे ग्रुप्स बनने चाहिए। पर ये वो लोग जो है, ये इतनी बड़ी डिज़ास्टर है कि आप सोचें कि एक मरीज़ पे कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर में खर्चा आता है वो 4 से 10 लाख रुपए आता है तो ये एक इतने पेशेंट सारे पे। डॉक्टर्स जो सिगरेट पीते हैं उसका फिर हम क्या हल करें? डॉक्टर्स को भी मैंने बहुत देखा है, जाएंगे हॉस्पिटल से बाहर स्मोक ब्रेक पे देखें जी, जाएंगे, घंटों घंटों खड़े रहेंगे। डॉक्टर्स भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इवन बायर भी, और वो भी उसी तरह इंसान है, उनको भी बुखार भी आता है और उसी तरह स्मोकिंग भी करते हैं, वही आदतें हैं वो उसी तरह अपनाते हैं जो आपके सोसाइटी में अवेलेबल हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कोई भी बैड हैबिट्स का विक्टिम होगा ना, वो पे करेगा, और वो जो उसकी सही कीमत बात। होती है, वो अदा करनी होगी। हाँ, कीमत भी है उसमें, फाइनेंशियल कीमत भी है और जान की भी कीमत है। जान की भी कीमत है। और यही बात है कि अगर आप रियलाइज कर लें ना शायद, या आपको पता चल जाए कितनी नुकसानदेह हैं, समझ आ जाए, तो शायद आप इन चीज़ों को जो है वो कम करने की कोशिश करें, कहीं स्टार्ट लें। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि हम लोग सिगरेट्स अगर ख़रीदें उनके पैकेट्स पे देखें, या जनरली आप देखें आजकल मीडिया पे कोई फिल्म शुरू हो रही है या कहीं पे भी स्मोकिंग आ रही है या किसी किस्म की ड्रग कंजम्पशन आ रही है, वहाँ पे एक वो चला देते हैं, बाय लॉ उनको कहा हुआ है कि भाई स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ, आप ये चला दें, या वो एक पिक्चर दिखा दें। लेकिन साइकोलॉजिकली थोड़ा इस बारे में अगर आप सोचें ना, तो उस पिक्चर से भी, मतलब अभी मैं बात करूँ मेरे दिमाग में वो पिक्चर आ रही है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि डिसेंसिटाइज हो गई हूँ मैं उससे। तो कितने टाइम पे आपको लगता है कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ये जो वार्निंग कैंपेन्स हैं, ये चेंज होनी चाहिए? जैसे मुझे तो लगता है कि इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज आना चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज हैं तो छोटी डॉक्यूमेंट्रीज प्ले कर दें, तो आपका क्या ख्याल है? नो जी डाउट डॉक्टर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एडप्ट करनी चाहिए। लोकल जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, हम सिगरेट के लास्ट से तो बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, सिगरेट में चूँकि कैंसर कॉज करता है, लंग की डिजीज़ कॉज करता है, तो उसमें तो एक ऑब्वियसली रूल भी बना हुआ है और इन लोगों को करना भी है, ऑब्वियसली पैकेट पे भी लिखा हुआ है। लेकिन पान, गुटखा, छालिया ये कोई रेगुलराइज चीज़ नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल प्रोडक्ट बनती है उसकी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल छुप छुप के की जाती है और अल्टीमेटली वो खुल के मार्केट में सामने बेची भी जाती है। तो वो उसमें जिस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उसका डायरेक्ट अमल दखल नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमें गवर्नमेंट की बात करें और उनको पता भी है ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनको रोकथाम में और अवेयरनेस के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट रोकथाम इम्पॉर्टेंट है। जब वो अवेलेबल ही नहीं होंगी तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो उसकी अवेलेबिलिटी रोकना, उसकी प्रोडक्शन रोकना, लोकल एरियाज़ में प्रोडक्शन उसकी हो रही होती है, क्या क्या चीज़ें एडप्ट की जाती हैं, उन सब चीज़ों की रोकथाम करते हुए फिर उस तरीके से फिर रोका जा सकता है इन सब चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ जो पास में भी हमने हुकूमत को करते हुए देखा है, या अभी रिसेंटली भी अगर आप देखें तो सिगरेट की प्राइसेस इंक्रीज़ करी हैं उन्होंने। तो ये प्राइस इंक्रीज़ करने से क्या आपको लगता है कि इस पे क्या इमीडिएट इफ़ेक्ट आएगा? क्योंकि जिस तरह आपने कहा एक पर्टिकुलर क्लास को कैटर करें, तो आपको क्या लगता है कि प्राइस इंक्रीज़ से शायद कंजम्पशन में कमी आएगी या नहीं? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बीड़ी की सेल बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ों पे आ जाएंगे। मतलब वो कम सस्ती चीज़ पे चला जाएगा ना। सिगरेट महंगा होता है तो लोग पान गुटखा पे, क्योंकि वो 2 रुपए का मिलता है जिससे पूरा दिन गुजर जाता है। सिगरेट 100 रुपए का गोल्ड लीफ का पैकेट मिलता है तो वो महंगा पड़ता है। तो वो ज़ाहिर है वो कोई सस्ता अल्टरनेटिव ढूंढेगा। जब तक कोई कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा इन चीज़ों का और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिलो जान से नहीं होगी तो नहीं होगा। जहाँ तक क्रेविंग की बात है इन सब चीज़ों की, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर पैसे बढ़ भी जाएंगे तो वो 10 की बजाय 8 ज़रूर लेगा, कुछ कम कर देगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन लेगा ज़रूर वो। ऑब्वियसली वो इतना कम नहीं कर सकेगा जब तक प्राइसेस इंक्रीज़ करना कोई बड़ी चीज़ मेरा नहीं ख्याल है, हमें बंद करने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट को विल दिखानी चाहिए ना कि सिंसियरिटी के साथ एक जो स्ट्रेटजी है इनकी, इसको रिव्यू करना चाहिए, और उसके बाद जो एक इफ़ेक्टिव जो है जो एक स्ट्रेटजी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा बस यही होगा आप लोगों से कि सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से, या हम एज़ इंडिविजुअल सोसाइटी में किस तरीके से चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हुकूमत पे चीज़ें डालना बड़ा आसान है, लेकिन ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट है, 5.5 महीनों में तो ये वो भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट वाले भी सारे कह रहे हैं हम 5.5 महीनों में तो सारा चेंज नहीं ला सकते, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? डॉक्टर शबीर, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, हम हर चीज़ में हम अवेयरनेस ला सकते हैं। एज अ डॉक्टर हम ये कर सकते हैं कि जितने भी मरीज़ हमारे पास आएँ उनको अवेयरनेस दें। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास आम आवाम तो नहीं आएगी, हमारे पास जो पॉपुलेशन आएगी वो अफेक्टेड होगी, तो उस लिहाज से हमें उनकी अवेयरनेस के साथ साथ उनके साथ जो अटेंडेंट्स हैं, उनके लोग हैं, साथ में उनकी फैमिली है, उनकी भी काउंसलिंग करते रहें। और साथ साथ में सोशल ग्रुप्स में, चाहे जहाँ पे भी ये सोशल मीडिया है, उन सब में अवेयरनेस देना, लोगों को बताना इन सब चीज़ों के मुश्किलात, कि इनकी ट्रीटमेंट्स कितनी कॉस्ट करती है, लाइफ में कितनी मुश्किलात आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देना, ये हमारा काम शामिल हो सकता है। जी डॉक्टर। देखिए, ये जो हम मुख्तलिफ़ मेडिकल सर्जिकल कैंप्स कर रहे होते हैं वो, या हम जो है वो सेमिनार्स कर रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, मीडिया टॉक है, ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन, जनरल अवेयरनेस जो है वो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल जी डॉक्टर। इसमें यही है कि किसी न किसी आदमी को उठना पड़ेगा। जैसे एक ईदी अगर दुनिया की लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस बना सकता है, तो फिर इसी तरह किसी न किसी आदमी को अपने ज़ात को छोड़ के पूरे माशरे के लिए उठना पड़ेगा, उसके बाद ही तब्दीली आएगी। लेकिन इसमें ये है कि सिर्फ ये नहीं कि एक शख्स, हर शख्स को सोसाइटी में हर इंसान को रोल प्ले करना है। उसी के साथ बहुत शुक्रिया आप तीनों का टाइम निकालने का, अपना कीमती वक्त हमें दिया शो पर आने का। उम्मीद है कि आज के हमारे प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को किसी न किसी किस्म की अवेयरनेस मिली होगी। अगर आप पूरा हमारा शो देखें तो हमने दीगर कॉजेज़ भी डिस्कस किए हैं, सिम्टम्स भी डिस्कस किए हैं, आफ्टर इफेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं, और मेंटेनेंस किस तरीके से करनी है बाद में, ये सब कुछ भी डिस्कस किया है। इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि देखें, हर चीज़ जो आप करते हैं, किसी भी चीज़ का जो आप अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेक कर रहे हैं, अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, या किसी चीज़ की ज़्यादती, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदेह ही होती है। कोशिश करें अपने बच्चों को इसकी अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को समझाएं कि इन चीज़ों पे नहीं आना, क्योंकि अगर एक बार आप किसी किस्म की एडिक्शन में घुस गए तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आम तौर पे आपको एक थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होती है। आप नॉर्मली भी खुद चाहें भी तो एक अगर एक्सटेंट ऐसी आ जाए तो आप खुद से भी आप पे इतना कंट्रोल नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। डिनाइल में रहना छोड़ें। ज़्यादातर एडिक्शन जो मैंने देखा है, लोग जिस चीज़ों से एडिक्ट होते हैं वो किस तरीके से बढ़ती हैं कि आप डिनाइल में होते हैं कि भाई अभी तो मैं ये छालिया कंज्यूम कर रहा हूँ या फ़लानी कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डिनाइल ये होता है कि आपके पास कंट्रोल है उस चीज़ का और आप जब चाहेंगे आप रोक लेंगे, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप इस फॉल्स डिनाइल में रहते हैं, आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं ये सोच के आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, उस सब्सटेंस जिसको आप अब्यूज़ करें आप उसकी मर्ज़ी से चल रहे हैं। उम्मीद है आज के हमारे शो से आपको अवेयरनेस मिली होगी और आप अपनी ज़िंदगी पे एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आएंगे। उसी के साथ कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहें, पसंद करते रहें जी उठा पाकिस्तान। इट्स अ रैप फ्रॉम अस। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।